अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यू पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा इजाज़ खान। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे डॉलर की किल्लत और महंगाई से। पाकिस्तानियों के लिए हज की अदायगी एक मुश्किल मरहला हो चुका है और ऐसा पहली बार हुआ है कि हज कोटा दस्तयाब है लेकिन हज करने वाले कम पड़ गए हैं। और जो इतलात सामने आ रही हैं उसके मुताबिक महंगे हज के सबब बहुत से पाकिस्तानी दरखास्तें इस बार नहीं दे पाए हैं। फिर दरखास्तों की कम वसूली पर पहले सरकारी हज कोटा प्राइवेट हज ऑपरेटर्स को देने पर भी गौर किया गया था। ताहम अब मसला ये दरपेश है कि प्राइवेट हज ऑपरेटर्स इजाफी कोटा मिलने पर मार्केट से डॉलर लेंगे और ओपन मार्केट से खरीदारी पर डॉलर की गैर जरूरी तलब बढ़ जाएगी। अब ज़राए मजहबी अमूर का ये कहना है, स्टेटमेंट सामने आई है कि हुकूमत ने इस्तेमाल ना किया जाने वाला हज कोटा सऊदी अरब को वापस करने का फैसला और हज कोटा वापसी का हतमी फैसला वफाकी काबीना करेगी। बहरहाल ये तो अपडेट आपके साथ शेयर की। प्रोग्राम में प्रॉपर फर्स्ट सेगमेंट शामिल करेंगे लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं ऑन टॉप स्टोरीज। मेरी हुकूमत मेरी मर्जी, तबले जंग बच गया। तौहीने अदालत तौहीने पार्लियामेंट पर 3 शख्सियात को इस्तेहकाक कमेटी में बुलाने पर गौर शुरू। बाबर 11 के पास वर्ल्ड नंबर 1 बनने का सुनहरी मौका और गैर मामूली सलाहियतों की हामिल हतनी भी होगी आज के प्रोग्राम का हिस्सा। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आज की जो सबसे अहम खबर है, टॉप सेगमेंट है कि एक साथ इलेक्शन की तारीख पर इत्तफाक के लिए हुकूमत और पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट की दी गई मोहलत का आज आखिरी दिन गुजर चुका ऑब्वियसली। और अब केस की समाअत भी है, अब से कुछ देर के बाद 11:30 बजे शुरू होगी। बहरहाल ऐसा लगता है कि हुकूमत ने तबले जंग बजा दिया है क्योंकि गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि सालिसी और पंचायत सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम कानून और आइन के मुताबिक फैसले करना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इलेक्शन के लिए अक्टूबर नवंबर की तारीख बनती है। इत्तेहादियों का मुतफ़िक़ा फैसला है कि इलेक्शन अक्टूबर में होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच को पार्लियामान ने कबूल नहीं किया और पार्लियामान आज भी समझती है कि फैसला 4-3 का है, 3-2 का, 5-2 का नहीं। गुफ्तगू का दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए, यह भी कहना था वजीर आजम का। उन्होंने कहा कि गुफ्तगू का फॉर्मेट क्या होगा बैठकर फैसला कर सकते हैं। पार्लिमानी कमेटी इस मामले में गुंजाइश पैदा कर सकती है और इसके अलावा वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत हुक्मरान इत्तेहाद के इजलास में तौहीने पार्लियामेंट पर 3 शख्सियात को तलब करने समेत अहम फैसले किए गए। पाकिस्तान की तारीख में नाजरीन पहली मर्तबा होगा कि इस तरह की शख्सियात को इस्तेहकाक कमेटी तलब करेगी और उनसे पूछा जाएगा कि वो क्यों पार्लियामेंट की तौहीन के मुर्तकब हो रहे हैं। दूसरी जानिब ये भी डिटेल सामने आ रही है कि पंजाब असेंबली के इंतखाबात के लिए जिस रकम का मुतालबा किया जा रहा था, ईमान उस पर गौर करेगा और पहले भी कौमी असेंबली 2 मरतबा इस मामले को मुस्तरद कर चुकी है और तवक्को यही है कि एक बार फिर कौमी असेंबली पंजाब असेंबली के इंतखाबात के लिए रकम की फराहमी के मुतालबे को मुस्तरद कर देगी। अच्छा, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बिंदयाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल बेंच ने बैक वक्त इंतखाबात केस में हुकूमत को 27 अप्रैल तक 21 अरब रुपए फराहम करने का हुक्म दे रखा है। तमाम तर मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की स्टेटमेंट भी सामने आ गई है और वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत की नीयत साफ ही नहीं, ये आइन शिकनी की तरफ बढ़ रहे हैं। मुल्क में अनारकी पैदा करने का एक मंसूबा है। सुप्रीम कोर्ट पंचायत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आइन की तशरीह के मुताबिक फैसला सादर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सियासी जमातें मिलकर फैसला कर लें। हुकूमती वुज़रा जो है वो वादा करके गए कि जबकि पीटीआई और के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना था कि काबीना अपना फैसला पार्लियामान को भेज दे, 2/3 अक्सरियत से आइन को बदले। अच्छा नाज़रीन, दूसरी सूरत में पंजाब और केपी में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इंतखाबात करवाएं। आइन को सिर्फ बयानों और करारदातों से मुअत्तल नहीं किया जा सकता। इससे पहले फवाद चौधरी दावत दे चुके हैं कि अवाम को सड़कों पर आए बगैर आज़ादी नहीं मिलनी, लिहाजा अब आखिरी कॉल होनी चाहिए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने केसेस के लिए नजरेसानी शुदा रोस्टर जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल का बेंच मनसूख कर दिया और चीफ जस्टिस के रूटीन के मुकदमात डी लिस्ट कर दिए गए। फिर चीफ जस्टिस इन चैम्बर वर्क करेंगे और वो दिन आज 11:30 बजे
तक सिर्फ चैम्बर वर्क करेंगे, जबकि चीफ जस्टिस की सरबराही में खुसूसी बेंच दिन 11:30 बजे पंजाब KP के इंतखाबात केस की समाअत करेगा। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है सीनियर एनालिस्ट सलमान आबिद साहब। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। हुकूमत खुदकुशी की जानिब आप समझते हैं बढ़ रही है, या फिर उनके पास कोई और ऑप्शन ही मौजूद नहीं है? कल भी जो इजलास, वज़ीर-ए-आज़म की भी स्टेटमेंट सामने आ चुकी, उसके बाद PTI का भी वर्डिक्ट सामने आ चुका, आज भी अदालती समाअत है, होने क्या जा रहा है? देखिए, बुनियादी बात तो ये है कि हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि वो सरेंडर नहीं करेगी और ये लड़ाई जो है उसको आखिरी दम तक लेके जाएगी, और बाकायदा ये तय किया गया है कि हमें सियासी शहीद बनना है। यानी हम ये कहेंगे कि हमारे साथ अदलिया ने ज़्यादती की है और अगर हमें निकाला गया या वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत लगती है तो सारा मलबा जुडिशरी के ऊपर डाला जाएगा। अब आप देखिए, पाकिस्तान की तारीख का पहला केस है जिसमें पूरी पार्लियामेंट जो है, जो कि इनकम्प्लीट है, मुकम्मल पार्लियामेंट नहीं है, 150 लोग उसमें से रिज़ाइन कर चुके हैं। ये पार्लियामेंट जो है करारदादों के ऊपर करारदादें पेश कर रही है और इंतखाबात कराने से गुरेज कर रही है। एक बड़ी दिलचस्प बात याद रखिएगा कि ये जो 27 तारीख तक की मोहलत मिली थी ना, ये अटॉर्नी जनरल ने मांगी थी सुप्रीम कोर्ट से और कहा था कि हम सियासी अंदाज में और सियासी तरीके से मामलात हल करना चाहते हैं, तो आप हमें मौका दें कि हम जो है सियासी तस्फिया कर सकें और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मफाहमत के साथ एक दिन के इंतखाबात के ऊपर इत्तफाक कर सकें। ये अटॉर्नी जनरल ने रिक्वेस्ट की थी, सुप्रीम कोर्ट ने इनको 27 तारीख तक मोहलत दी थी। लेकिन अब ये मजाक उड़ाया जा रहा है कि जनाब ये कोई पंचायत है, कोई ये जिरगा है। भाई आप ही ने तो जाके वहां पे मोहलत मांगी थी ना अटॉर्नी जनरल ने, कि हमें थोड़े दिन दिए जाएं ताकि हम मफाहमत के साथ बातचीत कर सकें। और चीफ जस्टिस ने बार बार इनको ये मौका दिया कि आप अफ़ाम तफ़हीम से मफाहमत के साथ और सियासी अंदाज में अगर कोई मामला तय कर लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसमें गुंजाइश निकालेगी। लेकिन अब मसला आप देखिए कि 27 तारीख तक की जो मोहलत मिली उसका नतीजा क्या निकला, कोई डायलॉग नहीं हुआ और डायलॉग करने से वाज़े तौर पर इनकार कर दिया गया। तो इसका मतलब है कि आप तो टाइम गेन करना चाहते थे, एक्चुअली आप इंटरेस्टेड ही नहीं है इंतखाबात कराने के लिए। और बार बार वाज़े तौर पे कल इसहाक डार ने भी कहा कि कोई इंतखाबात नहीं होंगे और अगर इंतखाबात नहीं होंगे तो कोई मुल्क में क़यामत नहीं आने वाली, हम वो वक्त के ऊपर कराएंगे। तो इसका मतलब है कि अब गेंद बुनियादी तौर पे आज सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट के सामने दो ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि वो आइन की बालादस्ती के ऊपर खड़ी हो जाए और आइन जो कहता है उसके मुताबिक चलने की कोशिश करे, और दूसरा वही जो हमारे यहाँ पाकिस्तान की अदलिया की तारीख है कि आप नजरिया जरूरत के तहत कोई समझौता कर लें, खामोश हो जाएं, ताकतवर फोर्सेस के सामने दब जाएं। अब अगर आप ये कह रही हैं कि वफाकी हुकूमत ने ये तय किया है कि 3 लोगों के ऊपर तौहीने पार्लियामेंट लगाई जाएगी, तो भाई इस पूरी पार्लियामेंट के ऊपर भी तौहीने अदालत लगती है, काबीना के ऊपर तौहीन अदालत लगती है। आज चूंकि अहम केस की समाअत भी है सलमान साहब, तो इससे पहले यही चर्चा हो रही थी और शायद हुकूमत तैयार भी है। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की नाअहली के हवाले से मैं सवाल करना चाह रही हूँ कि अगर वो नाअहल हो जाते हैं तो क्या होगा, जो अगला वज़ीर-ए-आज़म आएगा अगर वो भी डट गए तो फिर क्या होगा? देखिए ना, बात यह है कि ये लड़ाई अगर वो लड़ना चाहते हैं और वज़ीर-ए-आज़म की कुर्बानी भी देते रहें तो देते रहें, ये उनका मसला है। लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि इस अमल से वो कोई सियासी शहीद बन जाएंगे, वो सियासी शहीद नहीं बनने वाले। पाकिस्तान के अंदर हर एक को पता है कि आप देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, बहरहाल वो अदालत का फैसला तो है। यहाँ अदालत के 2 रुकनी बेंच का फैसला भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि लार्जर बेंच का या फुल बेंच का फैसला होता है, फुल कोर्ट का। लेकिन अब आप उसको मुतनाज़ा बना रहे हैं। भाई भट्टो साहब की फांसी हुई अदालती, और उसके ऊपर अमल हुआ या नहीं हुआ? यूसुफ गिलानी साहब के ऊपर तौहीन अदालत लगी, वो उनके खिलाफ फैसला आया नहीं आया? तो इसलिए ये कहना कि जी हम अदालत के फैसलों को तस्लीम नहीं करेंगे, तो आप ना करें। आपका वैसे भी एक ट्रैक रिकॉर्ड है, आप अदालती फैसलों को वैसे भी नहीं मानते। जो फैसला आपके हक में आ जाए तो वो ठीक होता है, जो फैसला आपके खिलाफ आ जाए तो वो फिर आप समझते हैं कि हमारे खिलाफ एक साजिश की गई है। कल वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जो गुफ्तगू की, जो उनकी स्टेटमेंट सामने आई, वो ये कह रहे हैं कि जो पंचायत है वो सुप्रीम कोर्ट पंचायती काम ना करे, सालसी काम ना करे, सुप्रीम कोर्ट का कायम कानून के मुताबिक काम करना है, आईनी फैसले करना है। तो अगर देखा जाए तो इस वक्त गवर्नमेंट है जो आइन में इंतखाबात के हवाले से गवर्नमेंट इंतखाबात नहीं करवा रही, 90 रोज के अंदर जो इलेक्शन होने हैं, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट के हवाले से स्टेटमेंट सामने आई है। देखिए ना, बात ये है कि आईनी तरीके से तो सुप्रीम कोर्ट ने सलमान साहब, मैं आपसे गुफ्तगू यहीं से करूंगी, इसी सवाल का जवाब आपसे लूंगी। असर के रहनुमा इस वक्त मीडिया टॉक करें, बराह रास्त वहां लिए चलते हैं। अदालत में अपने वकील के जरिए अली जफर साहब के जरिए जवाब दे दिया था
کہ تحریک انصاف تیار ہے. کل جو ہے وہ 3 رکنی کمیٹی جو ہے اس کا بھی اعلان کیا جا چکا ہے. آج دیکھیں کیا ہوتا ہے, اور اگر آج بھی حکومت آئین سے انحراف کے اوپر بضد رہتی ہے تو میرے خیال میں قوم کی توقعات یہ ہوں گی کہ پھر سپریم کورٹ جو ہے, عدالت جو ہے وہ آئین پر عمل درآمد کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات بھی کرے گی. لیکن یہ آئین جو ہے, یہ آئین سپریم کورٹ کے لیے نہیں صرف بنا ہوا, تمام پاکستان کے شہری ہیں, ہمارے جتنے بھی حقوق ہیں, ہماری آزاد رہنے کے حقوق, ہمارے آزادی سے بات کرنے کے حقوق, ہماری حق حلال کی کمائی کمانے کا حق, ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا, ایک جگہ پر جمع ہونے کا, جتنے بھی حقوق ہمارے ہیں وہ سب اسی آئین سے آتے ہیں. تو اگر آئین سے انحراف ہو رہا ہے, آئین سے توڑا جا رہا ہے, آئین کو توڑا جا رہا ہے, تو اس کا مطلب ہر پاکستان کے شہری کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. اور یہ صرف سپریم کورٹ کی ذمہ داری نہیں اس آئین کا دفاع کرنے کے لیے, یہ ہر پاکستانی شہری کی ذمہ داری ہے. اور انشاءاللہ تعالی اگر آج ہوتا ہے ایسی صورتحال جو لگ رہا ہے کہ ہوگی, کہ عدالت سے ایک دفعہ پھر حکم عدولی کرے گی حکومت, تو انشاءاللہ تعالی پھر پاکستان کے عوام جو ہیں اپنے آئینی حقوق کے لیے, اس کے دفاع کے لیے پھر باہر بھی نکلیں گے اور اپنے آئین کا دفاع کر کے بھی دکھائیں گے. اچھا اسد صاحب, یہ بتائیے گا کہ شہباز شریف نے کل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اکتوبر یا نومبر میں جو ہے وہ الیکشن ہو سکتے ہیں. دوسری طرف سراج الحق صاحب نے سپریم کورٹ میں یہ کہا تھا کہ بڑی عید کے بعد جو ہے وہ الیکشن کروایا جائے. اس کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. تو عمران خان جیسے آپ نے بتایا کہ وہ واضح طور پر کہہ چکے ہیں جو بھی ہم عمل کریں, ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اگر اس طرح کا کوئی کنسنسس ڈیولپ کرتی ہے تو آپ اس کے اوپر عمل کریں گے بڑی عید کے بعد الیکشن کا؟ شہباز شریف صاحب نے جو اصل فیصلہ کرنا ہے نا, کہ جو بڑا واضح طور کے اوپر نظر آ رہا ہے کہ اس وقت زرداری صاحب, فضل الرحمان, مریم نواز, یہ تمام لوگ فیصلہ کر چکے ہیں کہ شہباز شریف کی قربانی دینے کے لیے وہ تیار ہیں. ملک کے عظیم تر مفاد کے لیے شہباز شریف کی قربانی دے دی جائے. اب شہباز شریف نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ قربان ہونے کی تیار ہیں, اور اگر قربان ہونا ہے تو اکیلے قربان ہوں گے, یہ سب کو ساتھ لے کر جائیں گے. بہت بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عدالت کو ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اگر عدالتی فیصلے کے جو عدالتی احکامات ہیں اگر ان پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا ہے. بہرحال پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. سلمان عابد ایک مرتبہ پھر سے ہمارے ساتھ ان کانورسیشن ہے. اچھا سلمان عابد صاحب, آپ نے گفتگو بھی سنی ہوگی یقیناً اسد عمر صاحب کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت کو ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے, تو آج اہم فیصلہ کوئی سامنے آ سکتا ہے؟ دیکھیے امید تو بڑی ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے آج کوئی واضح لائن دے گا. ایسا نہیں ہے کیونکہ جو ٹائم انہوں نے دیا سیاسی جماعتوں کو وہ تو دے دیا, حکومت کو جو ٹائم ملنا تھا وہ بھی مل گیا, الیکشن کمیشن کو ٹائم مل گیا, وزارت خزانہ کو مل گیا. تو اب میرا خیال ہے کہ آج انہوں نے کچھ فیصلے سنانے ہیں. اب وہ فیصلے کیا ہو سکتے ہیں؟ ایک فیصلہ یہ ہو سکتا ہے کہ توہین عدالت لگے گی کچھ لوگوں کے اوپر, اور کچھ لوگوں کو باقاعدہ طلب بھی کیا جا سکتا ہے عدالت کے اندر. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ کس حد تک آگے جاتی ہے. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں, جو بات آپ نے شروع میں کی تھی کہ جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہیں, جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی جرگہ مت لگائیں, میں نے تو آپ کے پروگرام میں کہا ہے کہ پہلے شہباز شریف صاحب سے یہ پوچھیں کہ آپ ہی نے تو اٹارنی جنرل سے کہا تھا کہ آپ ہمیں ٹائم دیں تاکہ ہم سیاسی طریقے سے معاملات کو حل کر لیں. آپ ہی نے تو جرگے کی بات کی, آپ ہی نے تو پنچایت کی بات کی, آپ ہی نے کہا کہ ہم بیٹھ کے پہلے معاملہ طے کرنا چاہتے ہیں. تو اب آپ سپریم کورٹ کے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں, حالانکہ سپریم کورٹ تو اپنا فیصلہ دے چکی ہے نا. لیکن یہاں پر سوال یہ بھی کہ اگر پارلیمنٹ ہی ڈٹ جاتی ہے, وزیر اعظم کی نااہلی کی بھی بات ہو رہی ہے, توہین پارلیمنٹ کی بھی بات ہو رہی ہے, تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے توہین پارلیمنٹ سے زیادہ توہین کانسٹیٹیوشن ہے. ٹھیک, یہ کانسٹیٹیوشن کے انڈر چلتی ہے پارلیمنٹ. پارلیمنٹ جو ہے وہ آئین سے مبرہ نہیں ہے. آپ کے ہاں سپریم جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن ہے. یہ ایک عجیب و غریب منطق بنا دی ہے ہم نے, یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہے. بھائی پارلیمنٹ کھڑی ہوئی ہے کانسٹیٹیوشن کے اوپر, سپریم کورٹ کھڑی ہوئی ہے کانسٹیٹیوشن کے اوپر, ہر فرد کھڑا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن کے اوپر. کانسٹیٹیوشن نے پریویل کرنا ہے نا, کانسٹیٹیوشن کو ہم نے بالادستی دینی ہے. پارلیمنٹ نے بھی اسی کانسٹیٹیوشن کے دائرہ کار میں چلنا ہے, سپریم کورٹ نے بھی اسی کانسٹیٹیوشن کے دائرہ کار میں چلنا ہے, حکومت نے بھی اسی کانسٹیٹیوشن کے دائرہ کار میں چلنا ہے. تو میرے نزدیک جو چیز سپریم ہے وہ کانسٹیٹیوشن ہے, پارلیمنٹ نہیں ہے. پارلیمنٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے ماتحت ہوتی ہے, جو کانسٹیٹیوشن کہے گا اسی کے تحت ہی پارلیمنٹ نے آپریٹ کرنا ہوتا ہے نا. لیکن سلمان صاحب یہ کیا سپریم کورٹ آئین و قانون کے مطابق فیصلے نہیں کر رہی ہے, ثالثی اور پنچایت کا کام ادا کر رہی ہے؟ وزیر اعظم شہباز شریف تو کل یہی فرما رہے تھے. دیکھیے نا, بات یہ ہے کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن کے تحت فیصلہ کیا کہ 14 مئی کو الیکشن ہونا ہے. ٹھیک, آپ نے ماننے سے انکار کر دیا. آپ نے کہا نہیں ہم پہلے پنچایت لگانا چاہتے ہیں, ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیں.
اٹارنی جنرل نے ٹائم مانگا, اس کے بنیاد کے اوپر انہوں نے آپ کو پنچایت کا فیصلہ دیا کہ چلے آپ فہم و تفہیم سے بیٹھ کے مسئلہ حل کر لیں اگر آپ کر سکتے ہیں. تو بات یہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے پنچایت لگا لی ہے. بھائی سپریم کورٹ نے جو کانسٹیٹیوشنلی فیصلہ کیا ہے وہ آپ نے ماننے سے انکار کر دیا ہے. اور آپ دیکھیے یہی الیکشن کمیشن تھا, کہتا تھا ہم الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں. یہی اٹارنی جنرل تھے, یہی اپنے سیکرٹری خزانہ تھے, یہی ہمارے گورنر اسٹیٹ بینک تھے, انہوں نے کہا جی مسئلہ تو سارا پیسوں کا ہے. اب بعد میں آگے کبھی پیسہ مسئلہ آ جاتا ہے, کبھی سیکیورٹی مسئلہ آ جاتا ہے, کبھی اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو الیکشن سوٹ نہیں کرتا نا, آپ الیکشن نہیں کروانا چاہتے تو آپ اس کے لیے پارلیمنٹ کو بھی ڈھال بنا رہے ہیں, آپ اس کے لیے الیکشن کمیشن کو بھی ڈھال بنا رہے ہیں, آپ اس کے لیے وزارت خزانہ کو بھی ڈھال بنا رہے ہیں, آپ اس کے لیے گورنر اسٹیٹ بینک کو بھی ڈھال بنا رہے ہیں. تو مسئلہ تو سارا یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو استعمال کر کے الیکشن کے خلاف چلا جا رہا ہے نا. اور یہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ اگر ایک دفعہ یہ پارلیمنٹ الیکشن کے خلاف کھڑی ہو گئی اور اپنی بات منوانے میں کامیاب ہو گئی تو مستقبل میں کسی الیکشن کی ضمانت نہیں دی جا سکتی. ہر پارلیمنٹ جو ہے اور ہر حکومت جو ہے وہ پارلیمنٹ کو ڈھال بنا کے وقت کے اوپر الیکشن کرانے سے انکار کر رہی ہے. سلمان صاحب, کل ہم نے دیکھا کہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب نے بھی سپریم کورٹ کو خط لکھا. یہ اب کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا صرف وزیر اعظم یا نواز شریف کو نااہل کروایا جا رہا ہے, جس طرح سے آپ نے بھی شہباز شریف کو نااہل کروایا جا رہا ہے؟ اب جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس وقت موجودہ حکومت جو ہے مسلم لیگ نون وہ تیار ہے اس فیصلے پر. دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ چیف ایگزیکٹو آف پاکستان کون ہے؟ وہ وزیر اعظم شہباز شریف ہے. جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ شہباز شریف صاحب کی مرضی اور منشا کے مطابق ہو رہے ہیں نا. اگر اسپیکر قومی اسمبلی نے خط لکھا ہے تو وزیر اعظم کو اعتماد میں لے کے لکھا ہے, تو بنیادی فالٹ لائن جو ہے وہ تو چیف ایگزیکٹو آف پاکستان ہوں گے نا. اصل توہین عدالت تو لگے گی پرائم منسٹر کے اوپر, باقی تو ساری جزوی باتیں ہیں نا کہ کیبنٹ کے اوپر لگا دیں, پارلیمنٹ کے اوپر لگا دیں, اسپیکر قومی اسمبلی پہ لگا دیں, لگنی چاہیے. لیکن 2-3 فریق جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں وہ ہیں آپ کے پرائم منسٹر آف پاکستان, وہ ہیں آپ کے گورنر اسٹیٹ بینک, اور وہ ہے آپ کے اپنا الیکشن کمیشن, جن کے اوپر یہ توہین عدالت لگے گی کیونکہ انہوں نے عدالت کا فیصلہ ماننے سے انکار کیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ عدالت کس حد تک آگے جاتی ہے اور کیا اس میں سے راستہ نکالتی ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ ٹکراؤ کا جو ماحول ہے, لیکن یہ جو ساری غیر یقینی کی صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے, پیدا ہوئی ہے, اگر عدالتی احکامات مان لیے جاتے, سب کچھ سمودلی ہو جاتا, مذاکرات کی میز پر بیٹھا جاتا, سب لوگ مل کے ایک تاریخ کا فیصلہ کر لیتے, تو یہ آج اتنی غیر یقینی کی صورتحال نہ ہوتی, یہ کرائسس نہ ہوتا. لیکن سپریم کورٹ نے ایک بڑا اچھا ان کو موقع دیا کہ جو انتخابات اکتوبر میں ہونے ہیں وہ اگر آپ جولائی میں اتفاق کر لیں عام انتخابات کے اوپر, اور تمام پاکستان میں ایک ہی دن انتخابات ہو جائیں اور جولائی میں انتخابات ہو جائیں, یعنی اگر آپ اکتوبر میں کروانا چاہ رہے تھے تو آپ جولائی میں کروا لیں, اور عمران خان جو مئی میں انتخابات کروا رہے تھے وہ بھی جولائی تک چلے جائیں, تو جولائی کے اوپر ایک اتفاق رائے پیدا ہو سکتا تھا جنرل الیکشن کے اوپر. لیکن سر حکومتی فیصلہ بھی بار بار سامنے آیا کہ فل بینچ بنا دیا جائے, فل کورٹ بینچ بنایا جائے, لیکن اگر وہ بھی ہو جاتا تو تب بھی مسئلہ حل ہو سکتا تھا, لیکن نہیں ہوا. دیکھیں بات یہ ہے کہ بینچ جو ہے نا کسی سیاسی جماعت کی خواہش کے اوپر نہیں بنتے, اچھا نہ پارلیمنٹ کی خواہش پہ بنتے ہیں. یہ آج کے دن تک کانسٹیٹیوشنلی جو ہے یہ چیف جسٹس کا سوابدیدی اختیار ہے نا. جب نیا لاء آئے گا, نیا لاء بن جائے گا تو آپ جو مرضی کرتے رہیں. آج کے دن تک تو چیف جسٹس جو ہے وہ بینچ بنانے کا اختیار رکھتے ہیں. وہ 2 رکنی بینچ بنائیں, وہ 3 رکنی بینچ بنائیں, وہ لارجر بینچ بنائیں, وہ فل کورٹ بنائیں. اگر ہم نے سیاسی جماعتوں کی خواہش کے اوپر بینچ بنانے ہیں تو پھر آئندہ ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ کہے گی کہ پہلے ہماری مرضی کا بینچ ہونا چاہیے, اس کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے. تو پھر تو آپ سپریم کورٹ کو تالے لگا دیں اور سپریم کورٹ بند کر دیں کیونکہ آپ کو سپریم کورٹ کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ معاملہ ایسے چلے گا نہیں. آج سپریم کورٹ واضح ڈائریکشن دے گا تبھی یہ معاملہ آگے. اچھا, یہ مذاکرات کے لیے جو عدالتی احکامات سامنے آئے تھے, اس میں آپ کو کون فلیکسیبل دکھائی نہیں دیا, حکومت یا پھر عمران خان؟ نہیں, عمران خان نے تو دیکھیں نا اتفاق کر لیا تھا. انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اگر جولائی میں عام انتخابات ہوتے ہیں تو وہ اس کے لیے اتفاق کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ جو سردار ایاز صادق صاحب ہیں, خواجہ سعد رفیق ہیں, ایاز صادق صاحب ہیں, اور اسد کیسر وغیرہ, پرویز خٹک, یہ بھی اتفاق رائے پیدا کر رہے تھے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, نواز شریف صاحب ہیں اور مریم نواز ہیں, جنہوں نے پورا کا پورا معاملات کو ہائی جیک کیا ہوا اور مذاکراتی عمل کو آگے نہیں بڑھنے دیا, اور وہ جو مذاکرات اپوزیشن سے ہونے تھے وہ تو مذاکرات ہوئے ہی نہیں. اور انہوں نے کل اعلان کر دیا کہ جناب ہم تو کسی قسم کے مذاکرات پہ یقین نہیں رکھتے اور جو کچھ ہوگا پارلیمنٹ طے کرے گی. تو بنیادی طور پہ تو یہ جو پی ڈی ایم کے سربراہ فضل الرحمان صاحب, نواز شریف صاحب اور مریم نواز رکاوٹ بنے ہیں اس سارے کام کے لیے. اچھا سلمان صاحب, سپریم کورٹ سے آج ہی فیصلہ آپ سمجھتے ہیں متوقع ہے یا مزید اس میں کچھ دن لگیں گے, مزید وقت دیا جائے گا؟ دیکھیے دونوں باتیں ہیں, آج بھی فیصلہ آ سکتا ہے اور ممکن ہے آج نہ آئے تو کل لازمی آ جائے گا فیصلہ.
آج شاید وہ کچھ لوگوں کو نوٹس جاری کر دیں اور صبح ان کو طلب کر لیں اور اس کے بعد کوئی فیصلہ سنایا جا سکتا ہے، لیکن یہ فیصلہ آج اور کل کے بعد جو ہے وہ نہیں آگے جائے گا. یہ کل تک یہ فیصلہ ہر صورت میں سامنے آ جانا چاہیے. ٹھیک ہے، فواد چودھری کی بھی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، شاہ محمود قریشی کی بھی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی نیت صاف نہیں ہے، آئین شکنی کی جانب بڑھے ہیں، ملک میں انارکی پیدا کی جا رہی ہے ایک پراپر پلان کے تحت. پھر فواد چودھری کہتے ہیں کہ سڑکوں پر آنا ہے وہی ایک آخری حل ہے. لیکن اب بات یہ ہے کہ جب حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے ماننے سے انکار کر دے گی تو اس کے بعد پھر آپ کے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے؟ آپ نہ تو آپ آئین کو مانتے ہیں، نہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو مانیں گے. تو پھر اس کا ایک راستہ تو عمران خان صاحب کے پاس ہے، وہ سڑکوں پہ آ سکتے ہیں، یہ ان کا سیاسی رائٹ ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ٹکراؤ کا ماحول پیدا ہوتا ہے عدلیہ کے درمیان، حکومت کے درمیان، اپوزیشن کے درمیان، تو یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. یہ اس سے ایک نیا ٹکراؤ جنم لے گا اور بلکہ یہ حکومت کے مفاد میں بھی نہیں ہے اور نہ یہ اپوزیشن کے پھر مفاد میں ہوگا. یعنی ایک لڑائی جب پیدا ہو جائے گی تو اس لڑائی کا کوئی فائدہ تو کسی کو نہیں ہوگا نا، الٹا نقصان ہی ہوگا ملک کو بھی. تو یہ حکومت کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا تدبر کا مظاہرہ کرے. جو الیکشن وہ اکتوبر میں کہہ رہے ہیں، جس کا جو میری رائے ہے وہ اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں کروانا چاہتے. وہ اس سال الیکشن چاہتے ہی نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم 2024 میں جا کے الیکشن کروائیں گے. تو ان کو اب کون ٹائم دے گا؟ لیکن شہباز شریف نے کل کہا ہے کہ اکتوبر میں ہی انتخابات ہوں گے. سر دیکھیں، شہباز شریف کی کس بات پہ یقین کریں؟ شہباز شریف نے تو اپنا اٹارنی جنرل بھیجا تھا کہ ہم افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں. کل وہ مکر گئے اس بات کے اوپر جو انہوں نے اٹارنی جنرل کے ذریعے سپریم کورٹ سے رعایت لی تھی. اور اگر آپ الیکشن کروانا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیے کہ اکتوبر میں الیکشن ہو جائے یا جولائی میں الیکشن ہو جائے، اس میں کون سی انا کا مسئلہ 2 یا 3 ماہ پہلے ہو جائے. سلمان صاحب، پی ٹی آئی کی سچویشن کس طرح سے ہوتی ہے اگر وزیر اعظم نااہل ہوتے ہیں اور یہ سچویشن بنتی ہے تو پی ٹی آئی کی جو پوزیشن ہے وہ کتنی کلیئر اس میں ہوتی ہے یا ان کی اگلی اسٹریٹجی آپ کیا دیکھتے ہیں پھر؟ دیکھیے اس میں کیا اسٹریٹجی ہوگی، ان کے پاس تو پارلیمنٹ میں لوگ نہیں ہیں، ان کے تو استعفے قبول کر لیے گئے ہیں، تو انہوں نے تو کوئی پارلیمنٹ میں رول پلے نہیں کرنا. لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر توہین عدالت لگتی ہے پرائم منسٹر کے اوپر اور پرائم منسٹر نااہل ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر مسلم لیگ نون کے اندر سے کون نیا پرائم منسٹر بنے گا، کس کا نام سامنے آتا ہے، یا معاملہ اتنے بگڑ جائیں گے کہ بات اسمبلی کی تحلیل پہ جائے گی، ایم کیو ایم اس کے اندر کیا رول پلے کرتی ہے. ابھی بہت سے سوالات ہیں. پہلے صرف یہ دیکھنا پڑے گا کہ آج سپریم کورٹ کیا ایسا موڈ دکھاتی ہے جس کے ذریعے فیوچر کی جو پالیٹکس ہے اس کے کوئی لائن ڈرا ہو سکے کہ جی کہاں جا رہی ہے سیاست نا. اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ کس نوعیت کا فیصلہ ہوگا، اور پھر حکومت اگر اس فیصلے پہ ماننے سے انکار کر دے گی تو ایک اور سچویشن ہوگی، اور اگر وہ مانتی ہے تو پھر ایک اور سچویشن ہوگی. تو پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے. اس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ بالکل آنے میں کچھ وقت باقی ہے. سلمان صاحب، میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ پھر حکومت آپ کو لگتا ہے کہ وکٹم کارڈ پلے کرے گی؟ پھر ہسٹری کی باتیں کی جاتی ہیں، پھر یہ کہا جاتا ہے جو پاکستان کا جو جوڈیشری نظام ہے اس پر کچھ سوالیہ نشان اٹھایا جاتا ہے کہ ایک اور وزیر اعظم نااہل کر دیا گیا، کہ ہمیشہ وزیر اعظم ہی نااہل کیے جاتے ہیں. ہسٹری موجود ہے نہیں، لیکن ایک ہسٹری یہ بھی تو موجود ہے نا کہ وزیر اعظم نااہل کیوں ہوا ہے. ٹھیک، اس لیے نااہل ہوا ہے کہ اس نے عدالت کے فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے. اور نواز شریف صاحب یا مریم صاحبہ یا شہباز شریف صاحب خوشی سے نااہل ہو جائیں اور اپنا بیانیہ بنائیں، سڑکوں پہ آ جائیں، الیکشن لڑ لیں، لیتے ہیں عوام ان کے نیریٹو کو، ان کے بیانیے کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. لیکن وہ اپنا وکٹم کا کارڈ دیکھیں نا، وکٹم کا کارڈ انہوں نے جنرل باجوہ کے دور میں بھی کھیلا تھا، ووٹ کو عزت دو. پھر وہ کہاں چلے گئے تھے؟ پھر وہ ووٹ کو عزت دو والا معاملہ ٹھنڈا کر کے اقتدار کی ٹھنڈی چھاؤں میں دوبارہ آ گئے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ بھی لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں سیاستدان چاہے وہ حکومت میں ہو اپوزیشن میں ہو، وہ اپنی مفاداتی سیاست میں اپنے اصولوں کی قربانی کر دیتے ہیں. تو اس لیے مجھے لگتا کہ وہ نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب مل کے اگر وکٹم کارڈ کھیلنا چاہتے ہیں تو وہ کھیل لیں، لیکن لوگوں کو پتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کون وائلیٹ کر رہا ہے. بہت بہت شکریہ سلمان عابد، سینئر اینالسٹ ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. ناظرین، پروگرام میں لیں گے چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین ان نیو پاکستان. تو ناظرین، آج اہم عدالتی کارروائی بھی ہے جس کا آغاز دن کے 11:30 بجے ہوگا. جب پورے معاملے پر پاکستان تحریک انصاف کی وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی، فواد چودھری کی بھی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ حکومت کی نیت صاف نہیں ہے، یہ آئین شکنی کی جانب بڑھ رہے ہیں اور ملک میں انارکی پیدا کرنے کا ایک منصوبہ ہے، پراپر پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے. دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی کل سٹیٹمنٹ سامنے آئی اور انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا کام آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنا ہے. پوری اس وقت سچویشن کے اوپر ہم بات کریں گے. اس وقت
हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब। सर बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला प्रोग्राम के लिए। तो हुकूमत तो इंतखाबात सर अब नहीं करवा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई नई तहरीक लॉन्च करेगी या क्या किया जाएगा? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। ईद के बाद आपके साथ पहला प्रोग्राम है, तो आपके तमाम नाजरीन को गुज़श्ता ईद मुबारक। ईद पे मैंने जी शुक्रिया। ईद पे मैंने ये अर्ज की थी, अरदाश्त रखी थी सब हुक्मरानों के सामने, वो भी जो डिसीजन मेकर हैं सबके सामने, ये मैंने ईद पे एक बात रखी थी अपने गांव से कि ये दिन है, इस पे सोचें कि मुल्क को आगे हमने अब कैसे लेके जाना है। और जो 27 तारीख, जो आज की तारीख ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दी थी कि उस तक कोई सियासी इसका हल निकले और ये मामला जो गलत हुआ था, खराब हुआ था, तो खराब चीज को मजीद खराब करके कभी काम ठीक नहीं होता। आपने हमेशा रॉन्ग को राइट करना होता है। तो ये टाइम था। बदकिस्मती से मैं अफसोस के साथ ये कह रहा हूं कि हुकूमत ने इन दिनों से कोई फायदा नहीं लिया, बल्कि कल रात जो टोन एंड टेनर नजर आया है पार्लियामेंट में, वो बहुत ही अफसोसनाक है कि इन्होंने ठान ली है कि अपनी छोटी सी जो सियासी मफाद है उसके लिए पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ यूज करना चाहते हैं। तो फिलहाल तो लग ही रहा है कि हुकूमत का कोई इरादा नहीं है मामला फहमी की तरफ या सियासी मसाइल का सियासी अंदाज में हल, वो टसल की तरफ जा रहे हैं। और मुझे ये भी लग रहा है, ये बात किसी ने अभी तक नहीं की, आपके चैनल पे पहली बार ये मैं सामने ला रहा हूँ और ये शायद वक्त साबित करे इसको कि जिस तरह कल बिलावल साहब ने गुफ्तगू की है, क्या बिलावल साहब फ्रंट पे आके कन्नी तो नहीं कतराए जाएंगे, दायां दिखा के बाएं तो नहीं निकल जाएंगे? ऐसा तो नहीं है कि स्टैंड लेके फिर जो है शहबाज साहब को कुर्बानी का बकरा बना दिया जाए और अपना रास्ता साफ किया जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जरदारी साहब जीरक सियासतदान हैं। लेकिन अब आपको नहीं लगता खान साहब कि इस पर विक्टिम कार्ड प्ले करेगी हुकूमत? नवाज शरीफ साहब वैसे ही वतन से दूर हैं, दिलावत नहीं काट रहे हैं, वज़ीर आज़म को भी नाअहल किया जाता है, तो एक विक्टिम कार्ड या सिंपैथी कार्ड जो है वो फिर हुकूमत प्ले करेगी? देखें, हुकूमत और सियासी जमातें हमेशा अपने अपने कार्ड्स प्ले करती हैं, लेकिन असल कार्ड तो अवाम के पास है वोट की पर्ची की सूरत में। अभी तक इनको कार्ड मिला नहीं है, वरना ये कभी भी इलेक्शन से ना भागते, ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। और मुझे लग ही रहा है कि जरदारी साहब जो है अपने बेटे का रास्ता साफ करना चाहते हैं किसी भी तरीके से। इस हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से लड़ा के देखें। मुझे आप एक बात बताएं, सुप्रीम कोर्ट से मैं आज भी कहता हूं अल्लाह ना करे, लेकिन अगर वहां से कोई सख्त फैसला आता है और हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से लड़ाया जाता है, तो आखिरी जीत तो आइन की होगी, आखिरी जीत तो कानून की होगी। आइन क्या कह रहा है? 90 दिन में इलेक्शन करें। तो मॉरल और लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस साहब उनके बेंच के पीछे खड़ी है, तो फिर कुर्बानी किसकी आएगी? बिलावल साहब की तो नहीं आएगी। अच्छा, ये जो वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की कल स्टेटमेंट सामने आई है अदालत के हवाले से, आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट सालिसी किरदार अदा कर रही है? आइन और कानून के मुताबिक क्या फैसले नहीं किए गए? हालांकि जो अदालती अहकामात थे वो तो हुकूमत ने नहीं माने ना। शहबाज शरीफ साहब का असल में इशू ये रहा है, हमेशा उन्होंने यस्सर सुना है। असल में वो अभी तक चीफ मिनिस्टर के माइंड सेट के साथ वजारत उज़्मा चला रहे हैं। हो सकता है चीफ मिनिस्टर के लिए उनकी अप्रोच सही हो उस जमाने में, लेकिन मरकजी हुकूमत चलाने के लिए आप इस सोच के साथ नहीं जा सकते। आपको चीजों को बारीकी में देखना होता है। अदालतें सिविल जज से लेके सुप्रीम कोर्ट तक अदालत फैसला करती है और सालिस भी होती है। हमेशा अदालत जब मियाँ बीवी का मसला हो, जायदाद का किसी का मसला हो, कत्ल मुकातले का मसला हो, अदालत आपको ऑप्शन देती है, आपने केस आगे लेके जाना है या आपने सुलह करनी है। सुलह इज ऑलवेज एन ऑप्शन। सुलह से भागने वाला, तो मैं कहूंगा सुलह से भागने वाला शैतान का दोस्त होता है। हाँ, अगर कोई सुलह ना करे फिर आप अदालत से फैसला करते हैं, तो अदालत ने तो कह दिया आपको कि हमने तो फैसला सुना दिया 14 मई का, आपने कोई सियासी हल निकालना है तो निकालें, नहीं है तो हथौड़ा, तो आइन का कानून का हथौड़ा तो तैयार है। ये तो आप शुक्र अदा करें कि अभी तक आपको कोई कंटेम्प्ट के नोटिस नहीं मिले, आपके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई नहीं हुई, आपको मौके पे मौके मिल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल गलत बयान है मियां शहबाज शरीफ साहब का। एज अ वजीर आजम उनको मुनासिब भी नहीं है कि अपने ही सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ऐसी बात करें। उनको तो ये बात कहनी चाहिए कि हम अप्रिशिएट करते हैं कि एक मसले के हल के लिए उन्होंने कोशिश की है और हम भी गुफ्तगू से मामला हल करेंगे। कल आपने ये भी सुना होगा कि पार्लियामेंट से डायलॉग की नफी आई है। एक सियासतदान, देखें आप एक जर्नलिस्ट हैं,
آپ کیمرے کے سامنے نہ بیٹھیں یا کوئی لکھنا بند کر دے تو مچھلی پانی میں تیرنا بند کر دے، وہ تو پھر بات نہیں چلے گی. سیاست دان تو گفتگو کرتا ہے. اگر پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے بات ہی نہیں کرنی، اس کا مطلب ہے پھر آپ سیاسی مسائل کا سیاسی حل چاہتے ہی نہیں ہیں. اچھا علی صاحب، جس طرح سے اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو انتخابات کے حوالے سے عدالتی احکامات سامنے آئے تھے، 21 ارب روپے کا جو فنڈز ہے وہ جاری کرنے کی ڈیٹ بھی اب ختم ہو چکی، تو یہ جو بال ہے یہ اب پی ایم سے پارلیمنٹ کی کورٹ میں جا چکی ہے، کیونکہ جو قرارداد قومی اسمبلی نے منظور آبویسلی کری، تو پارلیمنٹ بھی پھر جو عدالتی احکامات ہیں یا توہین عدالت کی وہ بھی مرتکب آپ سمجھتے ہیں کہ ہوئے؟ دیکھیں اصل میں تو آپ نے سوال حکومت اور حکومت کے ہیڈ وزیر اعظم سے پوچھنا ہوتا ہے. یہ بہت بڑا ایک کوسچن مارک ہوا ہے کہ اپنی انا میں جا کے انہوں نے جو ایک انڈائریکٹلی فنڈز روکنے کے لیے پارلیمنٹ کا سہارا لیا. تو جب پارلیمنٹ میں آپ سپلیمنٹری گرانٹ کو لے کے گئے منی بل کی صورت میں الیکشن کمیشن کو جو آپ نے فنڈز دینے تھے، تو سب کو اس کا پتا ہے کہ پارلیمنٹ کے فلور پہ جب حکومت کوئی منی بل، کوئی سپلیمنٹری گرانٹ، کوئی بجٹ وغیرہ لاتی ہے، جو بھی منی بل سے ریلیٹڈ ایشو ہے، وہ اگر قومی اسمبلی کے فلور پہ ڈیفیٹ ہوتا ہے تو دیٹ از کنسیڈرڈ ایز اے فال آف گورنمنٹ، ایز اے ڈیفیٹ آف دا گورنمنٹ. تو منی بل میں آپ نے اپنے آپ کو خود سے فیل کرا دیا. اگر حکومت اپنے منی بل پاس نہیں کر سکتی تو پھر وہ حکومت کاہے کی؟ ٹھیک ہے. اچھا، اسد عمر صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، اب سے کچھ دیر پہلے میڈیا سے بھی گفتگو کر رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پارلیمنٹ انہوں نے اعلان بغاوت کر دی ہے. بالکل. دیکھیں پارلیمنٹ، میں تو اس کو ایک اور بھی اس میں ایڈیشن کروں گا. دیکھیں پارلیمنٹ قانون بناتی ہے، آئین بناتی ہے. اچھا، پارلیمنٹ نے کوئی قانون آئین بنایا ہے، ترمیم کی ہے، اس پہ کسی نے عمل نہیں کیا، اس کے خلاف تعدیبی کارروائی، اس کو سزا دینا، وہ سپریم کورٹ اور عدالتیں کرتی ہیں، روز ہوتا ہے. لیکن علی محمد خان صاحب، یہ آغاز جو ہے کھیل کا، یہ کہاں سے ہوا ہے؟ یہ تو دیکھیں اسمبلیاں ڈیزالو کرنے سے ہی شروع ہوا، اس کے بعد غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہوئی، پھر اعلیٰ عدلیہ انوالو ہوئی، حکمران آپس میں فیصلے اپنے نہ طے کر پائے، نہ نپٹا پائے، مذاکرات کی میز پر نہیں آئے، تو یہ اب کیوس ایک اسی وجہ سے قائم ہے نا؟ دیکھیں میں دوبارہ وہی بات کروں گا کہ جب کل میں نے ایک پروگرام میں ایک بات کی تو ایک ہمارے صحافی بھائی نے بڑا مذاق اڑایا. میں نے کہا سپریم کورٹ محافظ ہے پارلیمنٹ کی. اب نے کہا یہ آپ نے کیسی بات کر دی؟ دیکھیں سپریم کورٹ کیسے محافظ ہے؟ پارلیمنٹ نے قانون پاس کیا، اس پہ کسی نے عمل نہیں کیا، جو عمل نہیں کرے گا اس کو سزا سپریم کورٹ دے گی. سپریم کورٹ محافظ ہے آئین کی اور آئین بنانے والے اداروں کی. اسی طرح سپریم کورٹ کی محافظ جو ہے وہ آئین پاکستان ہے اور پارلیمنٹیرین ہے. کیونکہ اگر آپ نے اپنے ملک میں ایک جوڈیکیچر کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، جرگہ کیسے ہوتا ہے، عدالت پنچایت کیسے بیٹھتی ہے، سب اس کو مانتے ہیں تو چلتی ہے. اگر آپ کو صرف یہ آپ کو ایک ذہنی تکلیف ہے اور آپ کی انا کو ٹھیس پہنچی ہے کہ آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کریں، اور آپ کہتے ہیں کہ ہاں کرنا تو چاہیے لیکن ابھی اگر ہم چاہیں گے تو عوام ووٹ نہیں کرے گی، تو سپریم کورٹ تو دیکھیں سیاسی فیصلے نہیں کر سکتی، اس نے تو آئین پہ جانا ہے. تو بہرحال اپنے مقصد کے لیے پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ کے خلاف یوز کرنا، یہ اس حکومت کے چارج شیٹ میں ایک بہت بڑی چارج شیٹ ہے. علی محمد خان صاحب، پارلیمنٹ بھی سپریم ادارہ ہے پاکستان کا، اور اگر پارلیمنٹ میں کوئی قرارداد منظور ہوتی ہے اور اگر جو دوسرے ادارے ہیں وہ اس کے حق میں نہیں جاتے ہیں، انٹروین ہوتی ہے، تو پھر آپ اس پر کیا کمنٹ کریں گے؟ دیکھیں سپریم تو صرف اللہ کریم کی ذات ہے، اور نیچے اس کا جو تفویض کرتا حق ہے وہ عوام کے پاس ہے، اور عوام اس کو اپنے منتخب نمائندوں سے استعمال کرواتی ہے. یہ آئین میں لکھا ہے. سپریم اللہ کی ذات ہے، باقی یہ سارے ادارے ایک دوسرے سے مقابلے میں نہیں ہیں، ایک دوسرے کی سپورٹ میں ہیں. کہیں مقننہ کو مکمل آزادی ہے آئین کی اور ترمیم کی، قانون بنانے کی، کہیں اس پہ چیک ہے کہ اگر آپ کے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے آپ نہیں بنا سکتے. اگر آپ کا بنایا ہوا قانون اسلام کے کسی بنیادی اصول کے خلاف ہے آپ وہ لا نہیں بنا سکتے. اچھا، اس پہ فیصلہ کون کرے گا؟ سپریم کورٹ کرے گی. تو ایک چیکس اینڈ بیلنس سسٹم ہے. لیکن وہ گورنمنٹ کا بھی تو یہی ورڈکٹ آتا ہے نا کہ سپریم کورٹ کے احکامات تو سامنے آ گئے، اب اس کو ماننا نہ ماننا وہ اب حکومت یا پارلیمنٹ کا کام ہے. دیکھیں سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا، آج اگر نہیں مانتے نہ مانے. سپریم کورٹ کے پاس اپنی فوج اور اپنی پولیس نہیں ہوتی، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے آپ کے چارج شیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے کہ آئین کی آپ نے خلاف ورزی کی. جب اس پہ فیصلہ آیا آپ نے وہ نہیں مانا. ایک سیاسی جماعت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، ایک سیاسی جماعت، ایک سیاسی رہنما، ایک بڑا اسٹالورٹ، ایک بہت بڑا جج، ایک بہت بڑا ملک کا ذمہ دار آدمی
लेकिन वो कभी ये नहीं चाहेगा कि तारीख में उसका नाम उस शख्सियत के तौर पे लिखा जाए जिसने आइन को तोड़ा या आइन को नहीं माना या आइन की खिलाफ वर्जी की। सुप्रीम कोर्ट बहरहाल जो भी फैसला करेगी, आईनी इदारों को आर्टिकल 190 के तहत तमाम इदारों को उनकी सपोर्ट में आना पड़ेगा। अदरवाइज अगर कॉन्स्टिट्यूशन ही ना रहे फिर तो मुल्क का बहुत नुकसान हो जाएगा। तो अली मोहम्मद खान साहब, ये जो मैंने जैसे कि पहले भी जिक्र किया कि ये जो विक्टिम कार्ड है ये गवर्नमेंट प्ले कर सकती है, आपने कहा कि ठीक है ये उनका राइट है, वो तो हुकूमत करती है, उनके पास ये ऑप्शन है। लेकिन कल की जो तकारीर हुई सारा वो, उसके अंदर यही बात सामने आ रही है कि जो अदालती निज़ाम है या जो जुडिशरी सिस्टम है उसके ऊपर एक बार फिर से सवालिया निशान लग रहा है कि हमेशा से जो इलेक्टेड वजीर आजम है उसको फिर से घर भेजा जा रहा है, और हमेशा से पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि अदालत की जानिब से वजीर आजम को नाअहल किया जाता है। देखें, जज्बाती बनने की ज्यादा जरूरत नहीं है, हमें चीजों को फैक्ट्स पे देखना पड़ेगा। ये कोई दिलीप कुमार या किसी अमिताभ बच्चन की मूवी तो नहीं है जिसमें हम जज्बात पे मबनी फैसले करें। आप ये देखें कि यूसुफ रजा गिलानी क्यों घर गए। वो स्विस बैंक को खत नहीं लिख रहे थे जिसमें पाप का मेरा पाकिस्तानियों का अरबों रुपए पड़ा हुआ था स्विस अकाउंट्स में, और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि आप एज ए वजीर आजम खत लिखें ताकि पाकिस्तानियों को उनका पैसा वापस मिले। उन्होंने पाकिस्तानियों का पैसा वापस लाने की बजाय, अपने ओथ पे जाने की बजाय, जरदारी साहब के हुक्म पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को नहीं माना। वो अगर पैसे पाकिस्तान आते स्विस अकाउंट्स के, वो किसी चीफ जस्टिस या किसी वकील के जेब में तो नहीं जाने थे, वो पाकिस्तान के खजाने में आने थे। तो वो जब आप हुक्म नहीं मानेंगे आपको तौहीन मिलेगी। दूसरी बात, अभी ये आईन क्या कह रहा है, अभी आपके पास आर्टिकल होगा, आईन निकालें, 224 कह रहा है कि 90 दिन में इलेक्शन करें। अब अगर आप इलेक्शन नहीं करते या तो फिर आप कहीं आईन नहीं मानते, फिर ठीक है यार, फिर सरजमीन पे आईन बना लें, फिर जिसकी लाठी उसकी बैंस लेके आईन पे चलाना है। आईन कह रहा है 90 दिन में इलेक्शन करें, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मबनी फैसला कर दिया। अब आप उस पर अमल नहीं करते, सजा तो मिलेगी। या फिर हम ये फैसला कर लें कि अगर कोई आम आदमी हो, अली मोहम्मद हो, जैद बकर अमर हो, वो गलत काम करे उसको सजा दो। मुल्क का वजीर आजम आईन तोड़े उसको सर पे रखो। ये कैसे हो सकता है? अच्छा, अब पीटीआई का क्या वर्डिक्ट है? जो असेंबली से जो रिजाइन किया गया, इस्तीफे दिए गए, अभी पीटीआई क्या समझती है कि क्या वो दुरुस्त फैसला था? देखिए, अब इस पे बात करना कोई ज्यादा इसका फायदा नहीं है, इसका कोई फायदा होगा नहीं। उस वक्त वो एक फैसला हो गया, जाहिर है एक इम्पोर्टेड रजीम बैठी थी, रात के 12 बजे अदालतें खुली, हमारे बंदे सेन हाउस में लेके जाए गए और सब सिस्टम को बिखरने दिया गया और एक शब खून मारा गया एक इलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ। 6 की GDP पे जाने वाला मुल्क आज आपका मनफी में जा रहा है। आपका 17 अरब डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व वाला मुल्क आप 3-4 अरब डॉलर पे बैठा हुआ है। तो मुल्क की तो तबाही नुकसान हो गया। अब आगे क्या करना है? देखें, माजलूम कहते हैं लकीर पेटने का कोई फायदा। अब आगे क्या करना है? मुल्क को इसी तरह हमने चलाना है, मुल्क के साथ यही करना है। मेरे ख्याल में अब अगर हम इलेक्शन नहीं करेंगे, फिर तो अगर आप एक आइन की खिलाफ वर्जी के बाद एक लाइन लग जाती है, और जब आइन की खिलाफ वर्जियां होती हैं तो फिर आइन जब अपनी जगह पे ना रहे तो फिर खुदा न खास्ता वो होता है जो सन 77 में हुआ, या खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, पाकिस्तान को और नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए इस हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अपने सियासी मफाद की खातिर, सिर्फ इस वजह से कि आपको अवाम पसंद नहीं करती, आप आइन तोड़ने पर मुसर हैं और इसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। जानना मैं चाह रही हूँ कि पंजाब के टिकटों के हवाले से अब मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि तकसीम अब इस मामले पर इख्तलाफात खुलकर सामने आ चुके हैं। सियासी जमातों में ऐसा क्यों है कि माल खाने के लिए कारकुनान है और टिकट्स के लिए फिर दूसरे लोग सामने आ जाते हैं? फिर दूसरी जमातों पर भी ये इल्जाम लगता है कि यहाँ पर भी फेवरेट लोग जो हैं वो मौजूद हैं। इसका दूसरा जवाब सुनने देखें, आपको हमेशा शोर बाजार में या किसी गुंजान आबाद शहर में नजर आएगा, कब्रिस्तान में वीरानी होती है। जिस जमात में अवाम का जमे गफीर हो, जिसका वो अवाम पसंद करती हो, वहां टिकटों पे लड़ाई एक आम बात है, वो होती है। अब नून लीग का कोई टिकट लेने पे तैयार नहीं है, पंजाब में पीपल पार्टी का टिकट लेने के लिए उधर क्या लड़ाई होनी है? तो यार जाहिर है एक बंदे को टिकट मिलती है तो दूसरा लाजमन नाराज होगा, लेकिन खान साहब ने उसको खुद सुना है और उसको रिव्यू भी कर रहे हैं। जहां जहां कोई खुदा न खास्ता ज्यादती हुई है उसको वो ठीक भी करेंगे, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि एक जमात के चेयरमैन बैठ के खुद इंटरव्यू कर रहा है। इस लेवल तक इमरान खान साहब खुद कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, प्रोग्राम मिलेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे स्टे विद अस।
वेलकम बैक वंस अगेन इन न्यू पाकिस्तान। तो नाजरीन, ईद मौका होता है अपनों से मिलने का, खुशियां सेलिब्रेट करने का, और वहीं पर लोग वहां पर अच्छी एंटरटेनमेंट भी देखना चाहते हैं। तो इस ईद पर रिलीज होने वाली पाकिस्तानी फिल्म मनी बैक गारंटी ने 5 दिन में सिर्फ मुल्क भर से 8 करोड़ से जायद का बिजनेस किया है। इस मूवी में हम सस्पेंस भी देख रहे हैं, कॉमेडी, एक्शन से भरपूर फिल्म मनी बैक गारंटी की कहानी बैंक डकैती के मुनफरिद मौजू का अहाता करती है। अच्छा, बड़े ज़बरदस्त किरदार हमें दिखाई दे रहे हैं इस मूवी में। लेजेंड क्रिकेटर और स्विंग के सुल्तान लेजेंड वसीम अकरम ने भी फिल्म में बैंक मैनेजर का किरदार अदा किया है, जबकि मनी बैक गारंटी में शनेरा अकरम ने भी गैर मुल्की सहाफ़ी का किरदार अदा किया है। तो वसीम और शनेरा तो हमें इस मूवी में दिखाई दे ही रहे हैं। इसके साथ साथ फिल्म की लीड में फवाद खान, आयशा उमर, मिकाल जुल्फिकार, जॉन रैम्बो, जावेद शेख, हिना दिलपसीर और गौहर रशीद, शायान खान, मानी किरण मलिक, अली सफीना और मरहूम अहमद बिलाल, अदनान जाफर, शफात अली और अक़दस वसीम समेत दीगर फनकार जिन्होंने अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। और एक लंबी फहरिस्त है एक्टर्स की जो कि फिल्म में जलवागर हो रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, वर्सटाइल फनकार और नामवर डायरेक्टर फैसल कुरैशी की डायरेक्शन में बनी ये सस्पेंस थ्रिलर फिल्म मनी बैक गारंटी का रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा आ रहा है। जानदार स्टार कास्ट और मुकालमों, एक्शन मनाजिर और प्रोडक्शन क्वालिटी के बायस शायकीन की तवज्जो हासिल की है इस मूवी ने। और फिल्म के लाहौर, कराची और इस्लामाबाद समेत बैरून मुल्क भी हाउसफुल शोज जारी हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है, अच्छी बात यह है कि हमारे मुल्क में अब अच्छी मूवीज बन रही हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बन रही हैं और प्रोडक्शन बहुत ही अच्छी हो रही है। लास्ट ईयर भी हमने देखा मौला जट का रिस्पॉन्स बहुत ही ज़बरदस्त आया, शानदार आया, और इस मूवी ने ना सिर्फ मुल्क में बल्कि मुल्क से बाहर भी खूब बिजनेस किया। और अब इस ईद पर भी इस मूवी के खासे चर्चे हैं, लोगों में पाकिस्तान में खासी पॉपुलर हुई है। लेकिन इसके अलावा जो दीगर मूवीज़ भी रिलीज़ हुई ऑन ईद, वो इतलात ये आ रही हैं, रिव्यूज़ ये सामने आ रहे हैं कि वो इतना खासा बिजनेस नहीं कर सकी अनफॉर्चुनेटली। लेकिन मनी बैक गारंटी ने अच्छी खासा जो है वो स्टार्ट हुआ है, इस मूवी का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। नाज़रीन, प्रोग्राम में इसके साथ ही लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे आफ्टर हेडलाइंस ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन इन न्यू पाकिस्तान। तो नाज़रीन, वस्ती एशिया जिसे हम सेंट्रल एशिया भी कहते हैं, साबिक सोवियत यूनियन से आज़ाद होने वाली रियासतों को दुनिया में भी अपने वसाइल और जोग्राफी की वजह से खासी अहमियत हासिल है। और सेंट्रल एशिया के जनूबी एशिया से कदीम तिजारती ताल्लुकात भी रहे हैं, और मुस्लिम ब्रदरहुड की वजह से हमारे लिए इन ममालिक की अहमियत में और भी इजाफा हो जाता है। काज़ाकिस्तान वस्ती एशियाई ममालिक का एक अहम मुल्क है, और काज़ाकिस्तान को पाकिस्तान की सेंट्रल एशिया विजन की पॉलिसी में कलीदी अहमियत हासिल है। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के जो 7 ताल्लुकात हैं, मुश्तरका मजहब, तारीख, सकाफत के लाजवाल रिश्तों पर इस्तवार हैं। और पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान तिजारत, मईशत, तवानाई, साइंस और टेक्नोलॉजी और तालीम के शोबों में वसी तर ताउन और फ़ज़ाई रवाबत के जरिए 2 तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग दे रहे हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ काबिल एहतराम इज़्ज़त-ए-माब जनाब काज़ाकिस्तान के सफ़ीर यर्ज़न कस्ताफ़ीन मौजूद हैं, और हम नियो न्यूज़ की तरफ से इनको दिल की गहराइयों से खुशामदीद भी कहते हैं। और उनके साथ तशरीफ फरमा है कौंसल जनरल काज़ाकिस्तान जनाब राव खालिद मुस्तफ़ा साहब। सर, आपको भी वेलकम कहते हैं, एंड यर्ज़न, welcome to Pakistan. So first of all, I would like to ask, the president of Kazakhstan will visit Pakistan this year, which will start a new chapter of trade and economic relation between 2 countries. So this is going to be a very happening event. Assalamu alaikum. Eid Mubarak. Thank you for having us. With regard to the visit of our president, I must say that we are working now closely with the Ministry of Foreign Affairs, and I hope that this year, inshallah, this visit will take place. We hope very much that this visit will give another very important impetus to developing cooperation between our countries. Last year, we celebrated the 30th anniversary of establishment diplomatic relations between our countries, and for the first time in the history of our bilateral relations, we organized a visit of the lower chamber of the Parliament of Kazakhstan, headed by the Speaker, and it was a great success. And then Deputy Prime Minister of Kazakhstan visited your beautiful capital. We organized the 11th session of our Intergovernmental Joint Commission.
And it seems to me that everything is ready to arrange the visit of our president. Hopefully and inshallah. राव साहब, आपसे जानना चाहूँगी, बड़ा खुश आइंद विजिट होने वाला है दोनों कंट्रीज के बीच में, जैसा कि अभी इन्होंने फरमाया, आप क्या कहेंगे? जैसा कि एम्बेसडर ने कहा है कि जी दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बहुत दरीना हैं और पाकिस्तान इज़ अमंग वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री जिसने कि कज़ाकिस्तान को आज़ादी के बाद तस्लीम किया। दोनों मुल्कों लास्ट ईयर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कज़ाकिस्तान का विज़िट किया। इस साल फिर उन्होंने एक मरतबा दोबारा विज़िट किया और होपफुली इंशाल्लाह ताल्लुकात जो हैं दोनों ब्रदरली मुस्लिम कंट्री के बहुत हद तक और आगे जाएंगे और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी लाहौर और अरमाते के दरमियान फ्लाइट का आगाज़ हो रहा है, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान और ज़्यादा अवेयरनेस होगी, लोगों में आपस में रवाबत बढ़ेंगे और लाहौर और अलमाता का फासला तकरीबन 2 घंटे का फ़्लाइट होगा, 2 hours 10 minutes की फ़्लाइट होगी। अलमाता मैं तो ये कहूँगा कि आप उसको दुनिया के किसी भी शहर से कंपेयर कर सकते हैं। ये लोग, इनका स्टाइल यूरोपियन स्टैंडर्ड्स हैं। अलमाता बहुत खूबसूरत शहर है। मैं सबको ये मशवरा दूंगा कि आप अपनी फैमिलीज़ के साथ और बिजनेस के लोग, ये सब लोग अलमाता विजिट करें। लंदन से मैं आपको गारंटी करता हूँ कि बेहतर है। That's great. Sir, I would like to ask you, how do you see the diplomatic relationship with Pakistan in long term? You mean relations between our countries? So we established our diplomatic relations officially on February 24th, back in 1992, when our first president, His Excellency Nursultan Nazarbayev, paid his very first official visit to your beautiful country. It was one of his first visits abroad in general, I must say. So since then, we are gradually developing cooperation between our countries, and nowadays we enjoy very, I would say, cordial relations. Now what we need to be focused on is to develop people-to-people ties, business-to-business, economic cooperation, cultural ties. In fact, we have so many things in common that should unite us. Just like Rao Saab mentioned, last year our president twice met with your Prime Minister, Mr. Shehbaz Sharif. Moreover, your Prime Minister paid an official visit to our country. He participated in the SICA summit. It's a regional forum, a very big one. And what I see is that there is a good political will to develop collaboration. What we need to do, we need to develop ties between people. And this is why I'm very happy to announce, again, just like Rao Saab mentioned, in the mid of June, hopefully, inshallah, we are going to launch direct flights from Almaty to Lahore. And as a next step, we are going to connect our business capitals, Almaty and Karachi. We're also planning to establish twin cities between cultural capitals, I mean Lahore, Turkestan, and our business capitals, Karachi and Almaty. So this is the way we should develop collaboration. And, you know, people to people is a backbone of any cooperation. And I do believe that in terms of developing, you know, collaboration between our countries, there is a great potential and there is a very promising future. That's great, great. So tell me, it's been like 3 or 4 days that you have been in Pakistan. So what similarities you have found between Kazakhstan and Pakistan? If I ask about education, culture, and the people especially? First of all, we are Muslims. Moreover, we belong to one Hanafi mazhab. So true. Yes, so when it comes to even our language, whenever I give this example, for example, you know, Dastarkhan, Chaykhana, Qagaz, Biyas, you know, so on and so forth, these words are common to us. Then in terms of even cuisine, plau, is it same? Samosa, it's a bit spicy for us, but almost the same, I would say. Yeah, we are also tea drinkers. Chai. We love very much our nation. Yes, are crazy about chai. So there are so many things to. We have tea with milk. Yeah, same in our. It's the major difference, I guess. Same in our culture. We drink tea with milk. So this is why, you know, I must see that a number of young people who are willing to study at our universities is growing. And one of the reasons why, because they feel, you know, comfortable. They see this friendly environment. In fact, in the past, our nations cooperated for centuries. But then, unfortunately, due to some circumstances that took place in our history, we lost this connection.
Now I believe it's time to reconnect and to revive these brotherly relations. अच्छा राव साहब, साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने भी जिस तरह से अभी इन्होंने भी पाकिस्तान का दौरा किया था जो बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए और ताल्लुकात के लिए बहुत अहमियत का हामिल था, फिर पाकिस्तान और काज़ाख्स्तान के दरमियान शोबों के हवाले से भी हम तज़किरा कर रहे हैं, तो किन किन शोबों में ताउन की गुंजाइश मौजूद है? देखें, सबसे पहले तो ये है कि दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत के बेशुमार मौके मौजूद हैं। कज़ाकिस्तान गेटवे हो सकता है ना सिर्फ अपने सेंट्रल एशिया के लिए बल्कि रशियन फेडरेशन पूरे रीजन के लिए पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को वहाँ पे एक्सपोर्ट किया जा सकता है। बेशुमार एक लंबी लिस्ट है और उसके लिए हम हमेशा हर चैम्बर में जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ बिजनेसमैन लोगों को सियालकोट में, गुजरांवाला, गुजरात, हम जहाँ भी जाते हैं उनको कहते हैं कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन या हेल्प चाहिए हमसे, हम उनको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके से कज़ाकिस्तान से पाकिस्तान एक उनके लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है। 25 करोड़ आवाम यहाँ पे मौजूद है, बहुत बड़ी मार्केट है। इसके अलावा गेटवे है पाकिस्तान उन लोगों के लिए मिडल ईस्ट की मार्केट और अफ्रीका की मार्केट कि वो हमारे पोर्ट्स को इस्तेमाल करके, तो दोनों मुल्कों के दरमियान मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है बिजनेस और ट्रेड का। एनर्जी वहाँ पे बहुत सस्ती है, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, स्टीम, ये सब बहुत सस्ती हैं। बाज़ इंडस्ट्रीज़ हमने सजेस्ट किया कि वो हजरात जिनकी कॉस्ट ऑफ एनर्जी ज़्यादा है वो अपनी इंडस्ट्री को पाकिस्तान से रीलोकेट कर सकते हैं कि वो वहाँ पे लगाएं और उनकी प्रोडक्ट को वहाँ पे भी मार्केट करें और पाकिस्तान भी वो ला सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे लाहौर में मौजूद है, एम्बेसी है, यहाँ पे कौंसलेट है हमारा। अभी रिसेंटली हम आज शाम को हमारी गवर्नर साहब उसकी ओपनिंग कर रहे हैं। माल पे हम कज़ाकिस्तान हाउस बना रहे हैं, अंडर वन रूफ वहाँ पे हर फैसिलिटी होगी, वीज़ा कलेक्शन सेंटर भी होगा, एजुकेशन, ट्रेड, कल्चर, टूरिज़म, सब चीज़ों को हम वहाँ पे प्रमोट करेंगे। अंडर वन रूफ हर किस्म की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो मैं अपने ख़ास तौर पे बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को हमेशा कहता हूँ और आपके थ्रू ये मैसेज भी देना चाहता हूँ कि हम हर वक्त उनकी खिदमत के लिए अवेलेबल हैं, उनकी गाइडेंस के लिए। जिसको भी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, हम उनको वो चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। मुलाकात भी हुई आपकी बिजनेस कम्युनिटी से? जी, मुलाकात भी होती रहती है और खासकर इस विजिट में भी रही होंगी मुलाकातें। इस विजिट में भी हम चैम्बर्स को बड़े रेगुलरली एम्बेसडर और हम विजिट करते हैं। पाकिस्तान के जितने चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं उनको बहुत रेगुलर हम सबको होते हैं, उन लोगों के साथ इन कांटेक्ट है। अभी हम एक बाई सितंबर एक वुमेन एंटरप्रेन्योर पे भी हमारी वर्किंग हो रही है और एक डेलीगेशन जो वुमेन बिजनेस वुमेन हैं उनका हम डेलीगेशन लेके कज़ाकिस्तान हम उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स उनके लिए भी बहुत स्कोप है। हमको 20-25 ऐसी चीज़ें उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमारी बेटियों को, बहनों को जो कि बिजनेस में इंटरेस्ट रखती हैं। क्या अपॉर्चुनिटीज फिर उन ख़वातीन के लिए हम उनको बता सकते हैं कि भी किस फील्ड में क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। That's amazing. Yersin, Kazakhstan consulate is opening in Lahore that will provide benefits to people of Lahore. You know, in general, I must say that it's well known that the province of Punjab is the most developed in terms of industries, you know, business activities. So I do believe that this cooperation that we are developing with Punjab is extremely important. It will help us to boost our bilateral trade. Two main issues that we need to address is a lack of information and lack of connectivity. In terms of lack of information, again, as Rao Saab mentioned, we are working on establishing and supporting these mutual visits. This year, in the middle of July, we are going to organize a forum dedicated to tourism to explore the opportunities for boosting bilateral tourism. We are more than happy to invite your people to visit our country. For example, in Kazakhstan there is a city called Turkestan. It's a cradle of nomadic Turkic civilization. Moreover, there is a mausoleum of Haji Ahmed Yassawi, who is a great Sufi. He was a founder of the very first Sufi order. So there are a lot of things that we should explore
And I do believe that through these mutual visits that we are organizing on regular basis, we will be able to fill the gap. For example, last year we organized a single country exhibition made in Pakistan 2022 in Almaty, and more than 130 business people from Pakistan attended this event. And now what I see that they are developing this interaction with our business community. This year we invited business people to attend an exhibition dedicated to healthcare and engineering in Lahore. It was the second time when our business delegation attended this very important event. And step by step we will be developing this B2B ties, and I will say that when it comes to Kazakhstan and Pakistan, B2B, it's not just about business to business, it is also about brothers to brothers. So we have to revive these brotherly relations, and developing our cooperation this way, we will be able to to do anything we want. The only thing that we need to do is to explore the opportunities that we have. That's amazing. So you named the city Turkestan? Turkestan. So you are in Lahore for a few days now. Yeah. Have you visited the historical places? It is rich in culture, and we have many historical places, and especially our Punjabi culture. Yeah. I visit Lahore on regular basis, and whenever I visit Lahore, I always try to visit Badshah Mosque, for example. Yeah. It's a beautiful historical place. Whenever I visit Badshah Mosque, I feel this, connections between our nations, because it was built during Mughal Empire. Yes. During Babur. Yeah. And as you know, they came from Central Asia. So whenever I visit this mosque, I feel this, connections through the history of our nations. Amazing. अच्छा राव साहब, बहुत सारे हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ऑब्वियसली जब दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं वो इस सतह पर पहुंचेंगे तो अपॉर्चुनिटीज़ ऑब्वियसली बड़े पैमाने पर नौजवानों के लिए भी निकलेंगी। देखिए, नौजवानों के लिए मैं स्पेशली एजुकेशन के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि कज़ाकिस्तान में क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ का जो लेवल है, स्टैंडर्ड बहुत हाई है। कज़ाकिस्तान की कोई 11 यूनिवर्सिटीज़ मेडिकल की जो यहाँ पे HSC के साथ अप्रूव्ड है, और एजुकेशन का लेवल अगर आप देखेंगे तो यूनिवर्सिटीज़ का बहुत सेंट्रल एशिया में सबसे हाई स्टैंडर्ड जो है एजुकेशन का उनका है। तो इस वक्त कोई आई थिंक मोर देन 2000 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं, बच्चे और बेटी हैं, वो वहाँ पे एजुकेशन कर रही हैं, और इसमें टारगेट ये है कि इसको मैक्सिमम इन्हांस किया जाए ताकि हमारे पाकिस्तानी बच्चे बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन वहाँ पे हासिल कर सकें। उसके अलावा बाकी उनकी यूनिवर्सिटीज़ 4 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि एफिलिएटेड हैं। एक तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ है, और कुछ कनाडा की और USA की यूनिवर्सिटीज़ के साथ एफिलिएशन है। उनके अलावा बहुत टेक्निकल वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे कि हम पाकिस्तानी बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन दे सकते हैं, पैरामेडिकल में दे सकते हैं, नर्सेज और उसके लिए भी, तो जिनके लिए फिर जॉब्स की मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। एजुकेशन अगर अच्छी होगी हमारे बच्चों के लिए, और बहुत अफोर्डेबल है, बहुत ही इकोनॉमिकल है। अगर कोई उसमें इंटरेस्टेड हो तो कज़ाकिस्तान हाउस में हमारी एक टीम है, हाईली प्रोफेशनल लोग हैं, वो उनको हर किस्म की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, हेल्प करेंगे। इसके अलावा कज़ाकिस्तान गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप बच्चों के लिए भी इन्होंने बताई, कोई 150 के करीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो भी अवेलेबल हैं। तो हमारी टीम जो है वो उनको हर किस्म की गाइडेंस और हेल्प उसमें प्रोवाइड करेगी, ताकि हमारे पास हमारी जो यूथ है, हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी यूथ के लिए किस तरीके से हम उनके फ्यूचर को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, और उसके लिए ये है कि बेस्ट है कि वो अच्छी एजुकेशन हासिल करें, हाँ वो मेडिकल की हो या दूसरी हो। तो मैं ये समझता हूँ कि कज़ाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर आप नेट पे भी देखेंगे तो कज़ाकिस्तान के लोग, या कज़ाकिस्तान इंडिया के ऑलमोस्ट साइज का है, बहुत बड़ा आबादी इनकी 1.5 करोड़ है, बट डेवलपमेंट इनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या वहाँ पे सब यूरोपियन है। दुनिया का 5वां बड़ा ऑयल एंड गैस रिच कंट्री है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बट चीप है वहाँ पे रहना। अगर अलमाता में भी आप जाएंगे तो अगर एज ए टूरिस्ट भी जाएं तो इट्स वेरी इकोनॉमिकल और चीप है।
तो लाहौर से 2 घंटे की फ़्लाइट है। मैं ये तो सजेस्ट करूँगा बिज़नेस के लोग भी, और जैसे एक्सीलेंसी ने कहा तुर्किस्तान में ख्वाजा अहमद यसरवी का उनका 100 एकड़ में वहाँ पे मज़ार है, और वो नक्शबंदिया सिलसिले के बानी हैं। सूफीज़म का उन्होंने बुनियाद रखी, तो उसके बाद ये फिर सारा सिलसिले आगे चलते रहे। तो हम तुर्किस्तान को और लाहौर को ट्विन सिटी डिक्लेयर करवा रहे हैं। प्रोसेस गवर्नमेंट के पास है और होपफुली इंशाल्लाह बहुत जल्द वो उसका साइन हो जाएगा। तो मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप ज़रूर जाएं, खा वो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हों या एज ए टूरिस्ट जाना चाहें, कोई रिलीजियस टूरिस्ट जाना चाहें, या तो हम उनको हर किस्म की इंफॉर्मेशन और वो प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं समझता हूं बहुत स्कोप है। जी, क्योंकि टाइम कम है तो मिस्टर यर्सन से मैं पूछना चाहूँगी कि हैज़ द फ्लाइट ऑपरेशन बिटवीन अलमाती एंड लाहौर हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड और इट इज़ अंडर डिस्कशन, एंड एनी मैसेज यू वुड लाइक टू गिव टू ऑल द Pakistanis and people of Kazakhstan? So in December, when our Deputy Prime Minister was in Islamabad, the Civil Aviation Authority of Pakistan signed an MOU with the Civil Aviation Committee of Kazakhstan, declaring that they are going to develop direct flights between Lahore and Almaty. In the middle of June, inshallah, we are going to launch direct flights between our countries. Hopefully it will take place in the middle of June. I would like to invite our friends from Pakistan to visit our country, to explore the opportunities, to do business with Kazakhstan, and definitely I would love to invite youngsters of Pakistan to come and to study at our universities. Thank you so much, Mr. Yersin. Thank you for having us. राव साहब बहुत शुक्रिया आपका, and have a great stay in Pakistan. नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम में लेंगे हम छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक इन नियो पाकिस्तान। नाज़रीन, एक अहम खबर आपके साथ इस वक्त शेयर करते हैं, और खबर यह है कि मुल्क भर में इंतखाबात एक रोज में करवाने का जो केस है उसकी डिटेल सामने आई हैं। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान को वजीर आजम ने तलब कर लिया है। अटॉर्नी जनरल वजीर आजम से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रवाना हो गए हैं, और अटॉर्नी जनरल वजीर आजम से हिदायत लेकर इंतखाबात केस में पेश होंगे। अहम खबर है, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब से कुछ देर के बाद 11:30 बजे अहम अदालती समाअत भी है जिसका फैसला सामने आना है, और मुल्क भर में एक रोज में इंतखाबात करवाने के केस के हवाले से अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान को वजीर आजम ने तलब कर लिया है। अटॉर्नी जनरल वजीर आजम से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रवाना हो गए हैं। शिराज अहमद शिराजी, रिपोर्टर न्यू न्यूज़, उनसे डिटेल्स जानते हैं। जी शिराज, कब है मुलाकात और क्या डिटेल्स है? देखिए, बिल्कुल जो अटॉर्नी जनरल है वो आपसे कुछ ही देर कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है वो चले गए हैं, और आज के सुप्रीम कोर्ट में अहम केस की समाअत है पंजाब में इंतखाबात के हवाले से। इसी हवाले से जो है सियासी मशावरत वो करेंगे, और अब से कुछ ही देर कबल सुप्रीम कोर्ट में जो है जो मंसूर उस्मान अवान है जो कि अटॉर्नी जनरल है वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने उनको बुलाया था वज़ीर आज़म हाउस में, तो इस वक्त जो है वो वहाँ पर पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर बाद जो मुलाकात है वो उनसे होगी। मैं बता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट में आज इस इंतहाई अहम केस की जो है वो समाअत है, और 3 रुकनी बेंच जो है वो आज इसके अहम केस की समाअत जो है वो कर रहा है। 11 बजे इस केस की समाअत जो है वो शुरू होगी, और एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो बेंच का हिस्सा होंगे, जबकि चीफ जस्टिस उमर अता बंजारी की सरबराही में जो है ये इस केस की आज समाअत होगी। हुकूमत और पीटीआई ने जो है सुप्रीम कोर्ट ने इत्तेफाकी राय के 27 अप्रैल तक की मोहलत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल को सियासी जमातों को 27 अप्रैल तक जो है पेश पर जवाब जमा कराने की हिदायत कर रखी थी, और 19 अप्रैल को समाअत में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने सियासी जमातों पर इत्तेफाक राय के लिए मशावरत का हुक्म दिया था। अदालत ने पंजाब और केबी इंतखाबात के लिए वफाकी हुकूमत को 21 अरब रुपए फंड इलेक्शन कमीशन को जारी करने का भी जो है वो हुक्म दे रखा है। अदालत उज़्मा ने अपने हुक्म पर अमल दरामद न होने पर संगीन नताइज पर जो है बरामद होने का भी इंडिया जो है वो दिया था, और अब से कुछ ही देर बाद यानी 11 बजे इस अहम केस की समाअत जो है वो फिर से दोबारा शुरू होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शिराज अहमद शिराजी, आपने हमें अपडेट किया।
और अब कुछ बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान नाजरीन वनडे सीरीज का आज से रावलपिंडी में आगाज हो रहा है। गुज़श्ता रोज कप्तान बाबर आजम और टॉम लैथम ने वनडे सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई की। कीवीज को सीरीज में 5-0 से व्हाइट वॉश करने की सूरत में पाकिस्तान के पास आलमी नंबर 1 टीम बनने का इम्कान मौजूद है, क्योंकि केन विलियमसन, ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी, मिचेल सेनेटर और जो दीगर खिलाड़ी हैं, अहम खिलाड़ी के बगैर ही मेहमान टीम इस वक्त काफी कमजोर दिखाई दे रही। तो पाकिस्तान के पास एक बड़ी अहम अपॉर्चुनिटी इस वक्त मौजूद है। पाकिस्तान इस वक्त 106 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर है, जबकि न्यूजीलैंड के 113 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान को 5-0 की जीत के साथ 9 रैंकिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे और रैंकिंग में इसके साथ 115 पॉइंट्स होंगे। और इससे पहले पाकिस्तान ने 2022 में लगातार 3 वनडे सीरीज भी जीती थी, क्योंकि कप्तान बाबर आजम उस वक्त शानदार फॉर्म में थे, दो कि अभी बड़ी तनकीद भी उन पर हो रही है। बहरहाल उन्होंने 8 मैचेस में 3 सेंचुरियां स्कोर की थी, लेकिन वो उस साल के शुरू में न्यूजीलैंड के वनडे सीरीज हार गए थे, इसलिए वो बदला लेने की तलाश में आई एम श्योर जरूर होंगे। पाकिस्तान ने 2011 के बाद से कीवीज के खिलाफ कोई वनडे सीरीज नहीं जीती है। आखिरी बार टीम ने मिसबाहुल हक की क़यादत में सीरीज जीती थी। 2011 के बाद से पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 शिकस्तें खा चुका है और एक वनडे सीरीज ड्रॉ भी हुई है। ये सीरीज इस हकीकत के पेश नज़र भी अहम होगी कि 2023 वर्ल्ड कप का साल है और मेगा इवेंट में तकरीबन 6 माह अभी बाकी हैं। मैच के हवाले से एनालिसिस लेंगे। इमरान मान स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। मानी तो बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान का वेट कर रही है। अगर ऐसा हो जाता है तो पाकिस्तान की रैंकिंग में तो काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगी। जी हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज तो हमेशा ही होती है। 5-0 से हराना। और दूसरी बात, अपॉर्चुनिटी तो हमारे पास जो है T20 सीरीज में भी थी, जिसमें पहले आपसे ये बात हुई थी कि T20 सीरीज में भी न्यूजीलैंड की टीम जो है अहम खिलाड़ियों के बगैर थी, लेकिन उसके बावजूद जो सीरीज हम जीत नहीं सके और जो रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं, और पाकिस्तान वो सीरीज जो है बराबर ही 2-2 की बराबरी पर खत्म हुई। तो जरा वनडे के ऊपर हम आते हैं, लेकिन ये जो T20 है मेरे ख्याल से उसके बाद ही आपकी हमारी मुलाकात हो रही है। होम ग्राउंड पे मौजूद हैं न्यूजीलैंड की पूरी स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी जो टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। दे आर प्लेइंग IPL। उसके बावजूद T20 पाकिस्तान की बेस्ट परफॉर्मेंस है। T20 में हमारा बड़ा ज़बरदस्त हमारा टीम कॉम्बिनेशन भी है, बॉलिंग अटैक भी, लेकिन उसके बावजूद होम ग्राउंड पर नहीं जीत पाए T20 सीरीज। तो ये एक बिल्कुल बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान ये सीरीज नहीं जीत सका। जैसे मैं बात कर रहा था कि ये एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं है। पाकिस्तान को ये सीरीज अच्छे नोट पे खत्म करनी चाहिए थी। अगर हम बात करते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, इसमें देखिए बहुत सारी चीजें थी। एक तो कहीं कहीं थोड़ा सा सिलेक्शन के इशू थे। मिसाल के तौर पे कि आप देखें, आपके परफॉर्मर्स हैं उनको आपने कैरी नहीं किया। जिस तरह आपकी फास्ट बॉलिंग, खास तौर पे मैं फास्ट बॉलिंग की बात करूंगा कि जो आपकी फास्ट बॉलिंग है वो बड़ा मायूस कर रही है काफी अरसे से। शाहीन शाह अफरीदी नो डाउट कि उन्होंने आखिरी मैच के पहले ओवर में 2 विकेट लिए, लेकिन उसके बाद जिस तरह से उनके हमें वही चीज नजर आई जो T20 बल्लेबाजों को काबू नहीं कर पाए। उसके बाद हमने देखा बिल्कुल जिस तरह से आपने 2021 का T20 वर्ल्ड कप याद होगा, मैथ्यू वेड ने जिस तरह उनको चार्ज किया था, सेम उसी पैटर्न पे मार्क चैपमैन ने उनको चार्ज किया। फिर इसी तरह क्रूशियल स्टेज पे आप जब 3 आउट कर दिए थे या 4 आउट कर दिए थे, उसके बाद मैच आपकी ग्रिप में था, उसके बाद कीवीज का ले जाना बड़ा अनफॉर्चुनेट है। फिर क्रूशियल स्टेज पे शादाब खान ने कैच ड्रॉप किया। अगर वो कैच ले लेते तो ये लास्ट मैच का टर्निंग पॉइंट हो सकता था पाकिस्तान के हक में। तो ये थोड़ी चीजें हैं। फिर आपका अगर आखिरी मैच की हम बात करते हैं, वहां पे स्कोर अगर हम देखें जो पिंडी की विकेट का पार स्कोर है, ये जो सारे हम पॉइंट्स का जिक्र कर रहे हैं, ये वो गलतियां हैं जो मेरे ख्याल से कि लास्ट मैच में या T20 फॉर्मेट पे नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किस्मत ने भी साथ नहीं दिया। कोशिश काफी की गई। अब वनडे सीरीज का आगाज आज से होना चाह रहे हैं, तो हमने फिर T20 से क्या सीखा और क्या स्ट्रेंथ बनानी है अपनी, और कौन सी वो वीकनेसेस हैं जिसको ओवरकम करना पड़ेगा आज के मैच में? आपकी कुछ गलतियां अभी भी बरकरार है। आप सीखने की बात करिए। मिसाल के तौर पे आपने मोहम्मद हारिस को, जो कि आखिरी मैच में 0 पर आउट हुए, उनको आपने एडिशनल एक प्लेयर के तौर पे वनडे में शामिल कर लिया। खुदा न खास्ता मोहम्मद हारिस से कोई एक अच्छे यंगस्टर हैं और अपना डोमेस्टिक में वो परफॉर्म करके आए,
लेकिन बात क्या है कि हर प्लेयर का एक टाइम होता है, उसको उसके टाइम पे जगह। मैं T20 में उनका सिलेक्शन फिलहाल समझ से बाहर है, दूसरी वनडे में उनका सिलेक्शन समझ से बाहर है। दूसरी तरफ तैयब ताहिर बहुत अच्छा परफॉर्म करते आए, उनको आपने कैरी नहीं किया। अब्दुल्ला शफीक को अब स्टिल कैरी कर रहे हैं, तो ये इफ्तिखार अहमद वो अच्छे टच में थे, उन्होंने परफॉर्म किया, उनको आपने वनडे में शामिल नहीं किया, हालांकि इफ्तिखार अहमद की जगह बन रही थी। अब देखना यह कि प्लेइंग 11 को आप किस कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं। प्लेइंग 11 पाकिस्तान का जो एक सम टाइम प्रॉब्लम आता है, चाहे वनडे क्रिकेट की बात करें चाहे T20 की, आपका जो मिडिल ऑर्डर है वहां पर कभी कभी थोड़े से लूप होल्स हमें नजर आते हैं। तो मिडिल को यहाँ पे, क्योंकि देखिए आपका ऊपर का जो पोर्शन है, फखर जमान है, आखिरी वनडे में सेंचुरी की हुई है, इमामुल हक अच्छे टच में है, बाबर आजम है, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो आपका मिडिल आ रहा है, मिडिल में थोड़े से आपका फिर हारिस सुहेल को शामिल किया था, हारिस सुहेल अनफिट हो गए, कल उनका जो शोल्डर इंजरी हो गई। शान मसूद की जो फिटनेस है वो भी थोड़ी सी क्वेश्चन मार्क है उसके ऊपर। तो फिर यहाँ पर एक दो चीजें और हमें जो एड्रेस करने की जरूरत है। शादाब खान की परफॉर्मेंस जो है वो सवालिया निशान है, कुछ अरसे से नो डाउट के बहुत अच्छा सर्व करते आए हैं, लेकिन कुछ अरसे से वो उस टच में नजर नहीं आ रहे हैं। इसी तरह शाहीन शाह अफरीदी की जैसे मैंने बात की कि शॉर्टर फॉर्मेट में वो अगर स्ट्रगल करते हुए नजर आए तो लाजमी तौर पे वनडे उससे तवील फॉर्मेट है तो उसमें उनकी परफॉर्मेंस बड़ा मैटर करेगी। फिर जिस तरह एक आप T20 सीरीज खेल कर आए तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकली एक दबाव होगा, प्रेशर होगा, ठीक है। अच्छा, कप्तानी का भी तस्करा कर लेते हैं। तो T20 में हमने देखा बाबर की कप्तानी बहुत जिक्र भी हो रहा है। समटाइम आई फील बैड के बाबर पर बड़ी तनकीद होती है हर तरफ से, ऑलरेडी बहुत प्रेशर्स है, तीनों फॉर्मेट की कप्तानी वो कर रहे हैं, वनडे मैच है, बड़े इवेंट्स आने वाले हैं, बाबर पर मुसलसल ये जो तनकीद भी होती है, ये भी प्रेशर है, लेकिन उनके जो डिसीजंस है इन ग्राउंड, मानिए आप उनको कैसा ऑब्जर्व कर रहे हैं? देखिए इस वक्त अगर मैं एक यहाँ पे वर्ड यूज करूंगा कि समझ लें 3D अंदाज में तनकीद हो रही है बाबर के ऊपर। 3D सही हो रही है या मतलब तीन तरफ से टारगेट पर हैं। एक तरफ विद इन द पीसीबी मतलब वो तनकीद तो नहीं हो रही, विद इन द पीसीबी कोशिश है कि मतलब गैर एलानिया तौर पे या जिसको कह ले खामोशी से कि आगे इन फ्यूचर। रमीज राजा वाज वेरी सपोर्टिंग बाबर के लिए। अब जब से रिजीम चेंज हुआ है पीसीबी के अंदर, अब क्या हम देख रहे हैं बाबर को वही सपोर्ट मिल रहा है जो हमें नहीं। अब बाबर के साथ देखें एक प्रॉब्लम वही मैं बात कर रहा हूं कि एक तरफ विद इन द पीसीबी खामोशी के साथ ये कोशिश हो रही है कि किसी तरह आगे एक फॉर्मेट से इनको स्किप किया जाए, जैसा कि हमने दौरा अफगानिस्तान के लिए भी देखा, सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट दिया गया, तो वो एक एक्सपेरिमेंट किया गया, लेकिन उसके नतीजे भी बड़े खतरनाक निकले। दूसरी तरफ क्या है कि दूसरी जानिब जो है, जो इस वक्त जो एक लड़ाई चल रही है या कह लें कि पावर गेम जो चल रहा है, वो चल रहा है फ्रेंचाइजीज के दरमियान। जो हमारी बात फ्रेंचाइज हैं वो कोशिश कर रही है कि अपने प्लेयर को या अपने जो उनके साथ, मिसाल के तौर पे एक फ्रेंचाइज है उसकी कोशिश है कि शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान लाया जाए, एक फ्रेंचाइज है उसकी कोशिश है कि इमाद वसीम को कप्तान लाया जाए, और तीसरा जो एक फैक्टर है वो है हमारा जो मीडिया का सर्टेन एलिमेंट है या कह ले कि जो स्पेसिफिक लोग हैं उनकी कोशिश है कि किसी तरह बाबर आजम को जो है इनको हम कप्तानी से हटाया जाए। एक बाकायदा ये मुहिम चल रही है। हालांकि अगर हम आप देखें कल सोशल मीडिया पे भी बड़ा वायरल हो रहा था कि बाबर आजम के अगर कैप्टनसी का रिकॉर्ड देखते हैं तो बाबर आजम का जो कैप्टनसी का रिकॉर्ड है, वनडे सीरीज अब तक सिर्फ वो 2 सीरीज आ रहे हैं, 5 या 6 सीरीज वो जीते हैं, T20 सीरीज ज्यादातर वो जीते हैं। ठीक है, रिसेंट पास्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर आई है, लेकिन इट डजंट, बात देखें असल क्या है कि ठीक है बाबर एज कैप्टन अकाउंटेबल हैं, ठीक है उनसे सवाल, लेकिन आप सारी की सारी जिम्मेदारी बाबर आजम पर डाल दें। आप इंडिविजुअल ये ओपनिंग कॉम्बिनेशन आपको ठीक लग रहा है? ये जो हम बार बार चर्चा हो रही है, आप भी बात करते हैं, दीगर एनालिस्ट भी बात करते हैं स्पोर्ट्स के, बाबर जो है उनको वन डाउन प्ले करना चाहिए, ये आप T20 में देखें, और वनडे में नहीं, वनडे में तो बाबर ऑलरेडी वन डाउन खेलते हैं, वन डाउन बाबर और रिजवान का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। हाँ, T20 में बाबर रिजवान खेलते हैं, ठीक है उनके स्ट्राइक रेट के ऊपर बात होती है, लेकिन ठीक है स्ट्राइक रेट मैटर करता है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि कितने मैचेस हैं पाकिस्तान के, नंबर ऑफ मैचेस अगर आप देखें मोस्टली मैचेस हैं जिसमें बाबर और रिजवान ने आपको जितवा कर दिए। अगर आप स्ट्राइक रेट की बार बार बात करते हैं, क्या उनका स्ट्राइक रेट आप रेशियो अगर निकालते हैं कितने मैचेस हैं जो उनके स्ट्राइक रेट की वजह से पाकिस्तान हारा है और कितने मैचेस हैं जो उनकी बैटिंग की वजह से पाकिस्तान जीता है। परफॉर्मेंस तो T20 में भी बेहतर रही है, अच्छी रही परफॉर्मेंस। रिजवान ने 98 रन किए सीरीज के दौरान, सेंचुरी की, इल्जाम लगा कि अपने लिए प्ले कर रहे हैं, 98 स्कोर करने के बाद भी इल्जाम लगा कि अपने लिए ही प्ले कर रहे हैं। देखें अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि हमारे यहाँ लोगों ने जब कुछ नहीं मिलता तो फिर खिलाड़ियों की नीयतों के ऊपर आ जाते हैं, नियतों पे शक करना शुरू कर देते हैं। बात ठीक है, आखिर में कुछ रिजवान थोड़े से स्लो जरूर हुए थे, लेकिन वहां पर क्या है, आप बॉलिंग को भी क्रेडिट दें। प्रॉब्लम क्या होती है, जब पाकिस्तान टीम जीत रही होती है हम अपने प्लेयर्स को क्रेडिट दे रहे होते हैं, जब हार रही होती है अगले को क्रेडिट नहीं देते, हम कहते हैं हमारी खामी है, फिर अगले का तो कोई कमाल ही नहीं है। जिस तरह चैपमैन ने आखिरी मैच
आप मैच जीते हुए थे, चैपमैन ने आपसे मैच छीना है वहां पे। चैपमैन ने जिस तरह परफॉर्म किया, उन्होंने एक रियल चैंपियन का रोल प्ले किया। लेकिन ठीक है, पाकिस्तान की भी हर्डल्स थी। बात क्या है, स्ट्राइक रेट ठीक है मैटर करता है। जो बाबर रिजवान पे तनकीद होती है स्ट्राइक रेट को लेके, मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि आप कंपैरिजन कर लें कि उन्होंने मैचेस जिताए कितने हैं और उनके स्ट्राइक रेट की वजह से कितने मैच हारे। जमीन आसमान का फर्क है जीतने वाले मैचेस में और हारने वाले मैचेस में। मतलब ये बेजा तनकीद है जो एक बाबर पे और रिजवान पे की जाती है। आप देखें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सेंचुरी पार्टनरशिप जो है वो इस पेयर ने बनाई है, इस वक्त दुनिया का मोस्ट सक्सेसफुल पेयर है। उसके बाद भी अगर आप तनकीद करते हैं इसको एजेंडा नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान अगर टॉस जीतता है पहले बैटिंग करना फेवरेबल होगा या बॉलिंग करना? मेरा ख्याल है यहाँ पे पाकिस्तान को बेहतर होगा कि पाकिस्तान फील्डिंग करे। हाँ, वेदर कंडीशंस बहुत मैटर करती हैं, जिस तरह इस वक्त पिंडी इस्लामाबाद का मौसम है, लाहौर का भी वेदर चेंज हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है और अभी मैचेस के दौरान बारिश का भी इम्कान है। उसको देखते हुए आपको कोई दूसरा डिसीजन लेना करना, आप समझते हैं कि आसान होगा, चेस करना आसान होगा? क्योंकि देखिए पिंडी की विकेट ऑलवेज यू नो के बैटिंग पैराडाइज होती है। आपको पता है कि वहाँ बड़ा स्कोर बनता है और ऐसी वहाँ पे अगर एक टीम बना देती है तो आपके सामने एक टारगेट आ जाता है और वहाँ पे सेकंड इनिंग भी आपके लिए आसान होता है बैटिंग करना। जब टारगेट सामने होता है तो आपके लिए एक आसान होता है कि आप आराम से जाएं और चेज करें। तो मेरा ख्याल है कि बाद में बैटिंग करना जो है यहाँ ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, मानिए जो टीम कॉम्बिनेशन है हमारी, ये आप देख रहे हैं कि अभी तक मसाइल का शिकार है, तो इस टीम कॉम्बिनेशन के साथ आपको लगता है कि वनडे सीरीज और अगर रैंक बेहतर करना है तो 5 वनडे मैचेस जीतने पड़ेंगे, तो ये एक मुश्किल मरहला लग रहा है आपको इस कॉम्बिनेशन के साथ? 5 मैचेस जीतना तो ये बड़ा मतलब होने को तो कुछ भी क्रिकेट में पॉसिबल है। दोनों नताइज हो सकते हैं। आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान ने अगर नंबर 1 रैंकिंग पाकिस्तान के टारगेट पे, तो न्यूजीलैंड के सामने भी यही टारगेट है कि अगर वो 5-0 करते तो वो भी नंबर 1 पे आ जाएंगे। बात क्या है कि यहाँ पर असल जो चीज है वो रैंकिंग नहीं है हमारा टारगेट। आप ये समझ लें कि आज से आप बाकायदा तौर पे वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप ईयर है और अब जितने मैचेस हैं ये वर्ल्ड कप की तैयारी का हिस्सा है। तो यहाँ सबसे बड़ी जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अब जितने मैचेस आने बिफोर वर्ल्ड कप, आपने अपने कॉम्बिनेशन को, अपनी प्लेइंग 11 को, आपने जो अपना पूल है उसको फाइनल शेप देनी है। आपने यहां से एक शुरू करना है कि आपने फाइनल स्टेज में जाना है कि आपने किस तरह से जो है अपने कॉम्बिनेशन को फाइनल करना है। जो एक्सपेरिमेंट करने आप वो यहां पर एक्सपेरिमेंट, क्योंकि वर्ल्ड कप में जाके फिर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। सकते। अच्छा, वर्ल्ड कप की आप बात करें तो वर्ल्ड कप इंडिया में अगर हो रहा है तो वहां की अगर हम कंडीशंस भी देखते हैं तो वहां पे स्पिनर, अच्छा स्पिनर चाहिए। आपको पता है वहां पर सपोर्ट कर हमारे पास, हमारी टीम में अच्छा स्पिनर कौन है? देखिए आपके पास क्यों नहीं है, बिल्कुल आपके पास शादाब खान मौजूद है। ठीक है इस वक्त अच्छे टच में नहीं है, लेकिन बहरहाल शादाब खान एक, फिर आपके पास जो है मोहम्मद नवाज है, इमाद वसीम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इमाद वसीम में फिर अगर आपके पास उसामा मीर को जिस तरह आप लेकर आ रहे हैं तो उसामा अगर आगे क्लिक करते हैं, उसामा ये देखें ये जो मैचेस हैं यहाँ पे चांसेस हैं कि आप जो आपने एक्सपेरिमेंट करने हैं इस सीरीज में भी और इसके बाद वर्ल्ड कप से पहले जितने मैच आने, यहाँ पे आप अपने एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। यहाँ पे आपके जो यंगस्टर्स हैं आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ को यहाँ पर मौका दे सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैनिक बटन दबा दें और एक साथ बहुत सारे प्लेयर्स को उतार दें। एक्सपेरिमेंट हम ऑलरेडी कर नहीं चुके दौरा अफगानिस्तान की सूरत में। देखें वो तो आपने एक्सपेरिमेंट क्या किए थे कि आपने पूरा एकदम उलट पलट के रख दिया था। वही जो मैंने बात की कि एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं लेकिन पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है। आपने सीनियर्स के साथ मतलब बीच में किसी एक आध स्पेस के ऊपर एक्सपेरिमेंट में तो 1 by 1 करके हो ना। आप एक साथ जो है सबको ही बिठा दें जिस तरह वहां पे आपने किया और वो आपके सामने नतीजा है कि आप अफगानिस्तान से हार गए जो कि बड़ा एम्बैरेसिंग था। तो आप अगर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं बिल्कुल करें, लेकिन क्या ग्रेजुअली करें। ठीक है। अच्छा जी, अब जरा मिडिल ऑर्डर के जो मसाइल हैं, ये मसाइल मेरे ख्याल से जब से तो मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया तब से मिडिल ऑर्डर के मसाइल ही सुनते आए कि पाकिस्तान ये कम खत्म होने को है। बाबर और रिजवान जब चल जाते हैं तो फिर हम देखते हैं कि शायद ही कोई आता है कि स्कोर कर पाता है, वरना लाइन लग जाती है। देखिए ये एक बड़ा प्रॉब्लम, वाकई आपने एक वैलिड क्वेश्चन है कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि आपके पास जितने बैटिंग में जो यंगस्टर्स आ रहे हैं मोस्टली क्या है कि वो ओपनर्स हैं। वो चाहे आप बाबर रिजवान से हटके भी देखें, साइम अयूब का आप लेकर आए हैं या शान मसूद का कमबैक हुआ या दीगर प्लेयर्स जितने भी आ रहे हैं वो डोमेस्टिक सर्किट में ओपनर खेलते हैं। मसला क्या आ रहा है कि अब जाहिर है ओपनर्स को, जब एक ओपनर को आप नीचे खिलाते हैं तो उसका एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम होता है क्योंकि ओपनर आदी होता है नए बॉल को खेलने का। अब जब आप मिडिल में आते हैं आपके ओपनर्स अच्छा खेल जाते हैं, आप मिडिल में आते हैं तो बॉल थोड़ा सा पुराना हो चुका होता है, वो उसमें वेरिएशन ज्यादा होता है। तो ये एक प्रॉब्लम आती है। तो ये वाकई कि आपको मिडिल ऑर्डर को थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, अब मिडिल ऑर्डर को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब उसके लिए आप जाहिर है मैं यही बात करूं कि अभी जो आपके मैचेस आ रहे हैं यहाँ पे जो आपने बेंच स्ट्रेंथ को आजमाना है, जो प्लेयर्स हैं, जिस तरह आप डोमेस्टिक में बास प्लेयर्स हैं उनको आप उनके ऊपर भरोसा करें। जैसे
طیب طاہر ہیں, انہوں نے پرفارم کیا, آپ ان کو چانس نہیں دے رہے. کامران غلام پرفارم کرتے آئے. سعود شکیل کی مثال ہے کہ سعود شکیل نہ جانے کس بنیاد پہ وہ ٹیم سے باہر ہے, ایک عرصے سے وہ ابھی سے نہیں. تو یہ کس کا فیصلہ ہے؟ مینجمنٹ نہیں کر پا رہی ہے, پی سی بی کیوں نہیں کر پا رہا ہے, کیوں کھلاڑی آؤٹ ہے, فیورٹزم ہو رہا ہے, کیا مسائل؟ یہ سارے فیکٹرز ہیں, سارے فیکٹرز ہیں. کہیں کہیں فیورٹزم بھی ہے, کہیں کہیں کہ ان کی جو ایکسپیریمنٹس ہیں, مطلب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر جو چیئرمین سلیکشن کمیٹی ہوتا ہے اور ٹیم مینجمنٹ ہوتی ہے سم ٹائم ایک پیج پر نہیں ہوتی ہے, تو وہاں پر اس طرح کے فیصلے ہو جاتے ہیں کہ وہاں پر کسی کی رائے کچھ ہوتی ہے, کسی کی رائے. پھر میں نے جیسے کہا فیورٹزم بھی ہے, فرنچائز کرکٹ کی بھی اپنی جو ایک مارا ماری چل رہی ہے, جس طرح خاص طور پہ کپتان کے لیے, دیگر اسپورٹس کے لیے بھی فرنچائز کرکٹ ہے, وہ بھی اوپر اثر انداز ہو رہی ہے. تو آپ کو دیکھیں, جب تک میرٹ کے اوپر آپ فیصلے نہیں کریں گے, آپ جو ڈیزرونگ پلیئرز ہیں ان کو چانس نہیں دیں گے, تو آپ کو ایسے سرپرائز ملیں گے. بابر کا ذکر کیا کہ بابر پر بھی 3 طرح کے پریشرز اس وقت موجود ہیں. ابھی ایک یہ والی سیریز ہے, ون ڈے سیریز, اس کا بھی پریشر آبویسلی ہے. پھر آگے جو بڑے ایونٹس آ رہے ہیں, تو یہ ان سارے پریشرز کے ساتھ بابر پھر پرفارم کر پائیں گے, کپتانی کر پائیں گے, بلے بازی کر پائیں گے؟ اگر یہاں میں بتاؤ کہ بابر نے ابھی تک اگر ہم دیکھتے ہیں تو بابر نے پرفارم کیا ہے. مطلب پریشر تو اس دن سے چل رہا ہے جس دن سے بابر کو کپتانی ملی ہے, اس دن سے پریشر ہے اور ابھی تک پرفارم کر رہے ہیں. کہیں کہیں ٹھیک ہے, آپ کو کبھی 19-20 ہو جاتا ہے, لیکن یہاں سب سے بڑا پرابلم جو ہے, میں آپ سے مزید ایک چیز شیئر کروں. کل سابق کپتان پاکستان ٹیم کے راشد لطیف, کل ان کا ایک سٹیٹمنٹ بڑا ہاربل قسم کا سٹیٹمنٹ تھا راشد لطیف کا. انہوں نے کہا کہ جو ٹیم میں ایسا لگ رہا ہے کہ اب جو پلیئرز آپ چیزیں چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں کمبینیشن کے ساتھ, جو نئی مینجمنٹ آئی ہے, یہ ٹیم کو ڈیوائیڈ کر سکتی ہے. سب سے بڑا جو اس وقت خطرہ ہے پاکستان ٹیم کو, وہ ہے کہ ٹیم کا ماحول خراب نہ ہو جائے. مطلب جو اس طرح آپ چینجز بار بار کر رہے ہیں اور ایکسپیریمنٹ کرنے جا رہے ہیں, اور جو آپ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی لانا چاہ رہے ہیں, اس کے بعد سب سے بڑا جو پاکستان ٹیم کی اس وقت جو پچھلے ایک عرصے میں ریگارڈلیس آف ریزلٹس, پاکستان کی ٹیم کی جو سب سے بڑی ایک کامیابی, یا یہ کہہ لیں کہ پازیٹیو نظر آ رہا ہے, ٹیم کا جو پلیئرز آپس میں جلن ہے, پلیئرز آپس میں ان کا ایک انڈرسٹینڈنگ, وہ چیز خطرے میں نظر آ رہی ہے. اگر آپ بار بار چھیڑ چھاڑ کریں گے, اس سے ٹیم کا ماحول خراب ہوگا, اور پھر وہی نتائج آپ کو سرپرائز ملیں گے جو 90s میں بابر کا چونکہ ہم ذکر کر رہے ہیں, جب ہم دوسرے کپتانوں کو دیکھتے ہیں, فار ایگزامپل کوہلی کی مثال, ہم وراٹ کی مثال لیتے ہیں, یا ہم چلیں اپنی اگر پلیئرز کی بات کرتے ہیں تو ہم وسیم اکرم ماضی میں سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو ڈیسیژنز تھے ان راؤنڈ وہ بڑے کمال کے رہے. دھونی کے بہت کمال کے رہے. آسٹریلیا میں آپ رکی پونٹنگ کی آپ کپتانی دیکھیں, کتنے عرصہ وہ کپتانی پہ ٹکے رہے, جمے رہے. بابر کی کپتانی کے جو جہاں پر فیصلہ لینا ہوتا ہے, جو کہ میچ کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتا ہے, وہ وہاں پر ڈیسیژن نہیں لے پاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم میچ ہار بھی جاتے ہیں. اگر ہم بابر کا کمپیئر کرتے ہیں نا دھونی سے, یا وسیم اکرم کی آپ نے بات کی, تو اس میں آپ کو کچھ گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھنی پڑیں گی. دھونی کی ٹیم میں کون کون تھا؟ سچن ٹینڈولکر تھے, سورو گنگولی تھے, راہل ڈراوڈ تھے, وریندر سہواگ تھے, انیل کمبلے ہوا کرتے تھے. کتنے وسیم اکرم کی کپتانی میں جو ہے وقار یونس بھی ہوتے تھے. مطلب وسیم اکرم کی کپتانی میں آدھے تو کپتان کھیل رہے ہوتے تھے. بابر کے پاس کون ہے؟ موسٹلی ینگسٹرز ہیں. بابر کو جس وقت کپتانی ملی ہے, اس وقت بابر کا کریئر کتنا تھا؟ چند سال, مطلب 2016 میں آئی تھنک بابر کا ڈیبیو ہوا ہے. آپ اس چیز کو بھی دیکھیں, بابر میں ابھی آپ بابر کو ان سے کمپیئر نہ کریں, لیکن جہاں تک ٹھیک ہے کہ بابر کی کپتانی میں کہیں کہیں ہمیں لوپ ہولز نظر آتے ہیں, لیکن اگر آپ پریویس میچز, جیسے ابھی ایک ریسنٹ میچ تھا جس میں ڈیرن سیمی کوچ تھے, پی ایس ایل کا میچ تھا, وہ ان کو کہہ رہے تھے, لیکن وہاں بابر نے اپنا سٹینڈ لیا اور اپنے مطابق بالنگ کرائی, اور ان کا رزلٹ جو ہے سکسیسفل رہا. ٹھیک ہے, ان کی کپتانی میں ہے کہیں کہیں ایشوز ہیں, لیکن آپ اس کا مطلب, اگر چلے میں سوال یہ کرتا ہوں, آپ بابر کو ہٹا دیتے ہیں, آپ کیا کریں گے؟ اس کے بعد کس کو لائیں گے؟ شاہین شاہ افریدی کو لوگ کہتے ہیں کہ شاہین شاہ کون ہے, نام کس کا سامنے آ رہا ہے؟ دیکھیں کوششیں جو چل رہی ہیں, آنیسٹلی میں آپ سے کھل کے بات کروں گا, کوششیں چل رہی ہیں. ایک فرنچائز کوشش کر رہی ہے شاہین شاہ افریدی کو, ایک فرنچائز کوشش کر رہی ہے اماد وسیم کو, اور اماد وسیم کو جو فرنچائز کوشش کر رہی ہے, جو میڈیا کا ایک سرٹن سیکشن ہے, اس کا جھکاؤ بھی اسی طرف ہے. اب میں مزید اس پہ بات کروں گا تو وہ بات جو ہے نیپوٹزم کی طرف چلی جائے گی. ہم نے جتنے بھی مسائل کا تذکرہ کیے ہیں, یہ تو دیکھیں وہاں پر موجود ہیں, چاہے وہ پی سی بی کے ہیں, مینجمنٹ کے ہیں, کوچ کے ہیں, کپتان کے ہیں, ٹیم کے ہیں, مڈل آرڈر کے ہیں. اب آج کے میچ کی بات کر لیتے ہیں, کیا پریڈکٹ کر رہے ہیں, کون جیتے گا, کس کا پلڑا بھاری دکھائی آپ کو دے رہا ہے؟ دیکھیں اگر دیکھا جائے, اسٹرینتھ دیکھی جائے, نو ڈاؤٹ کے, اور ہوم کنڈیشنز دیکھی جائیں, پاکستان کا پلڑا بھاری ہے, لیکن ڈیپینڈ یہی کرتا ہے کہ آپ کی ایگزیکیوشن کیسی ہوتی ہے, آپ جا کے وہاں پہ ایگزیکیوٹ کیسا کرتے ہیں. پریڈکشن تو ہماری T20 کے لیے بھی یہی تھی کہ پاکستان ایزیلی جیتے گا, لیکن آخر میں برابر ہوا. تو یہاں پر
बेहतर पाकिस्तान की टीम है, हर लिहाज से एज भी है पाकिस्तान को होम ग्राउंड का, लेकिन यह है कि बात वहीं आ जाती है कि आपकी एग्जीक्यूशन जो होगी वो मैटर करेगी और टॉस बहुत वाइटल रोल प्ले करेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान मानी, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और आज के होने वाले मैच के हवाले से और जो अपकमिंग मैचेस आ रहे हैं और जो इवेंट्स आ रहे हैं उसके हवाले से बता रहे थे, स्ट्रैटेजीज भी बता रहे थे और जो पाकिस्तान गलती कर चुका है इन माजी वो भी शेयर हमने आपके साथ की। तो नाज़रीन, प्रोग्राम की बस क्लोजिंग की जानिब बढ़े, लेकिन एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा, हाथी के लिए नाज़रीन आपने देखा है हमेशा आप बच्चों को भी लेकर विजिट करते हैं, कभी जू जाते हैं या इंटरनेट पे भी बहुत सारी वायरल वीडियोस होती हैं जो हम देखते हैं कि हाथी केले बड़े शौक से खाते हैं। लेकिन जितनी वीडियोस मैंने भी देखी वो बड़ी इंटरेस्टिंग इस तरह से थी कि केले अमूमन हाथी छिलकों के साथ ही खाते हैं, इंसानों की तरह छील कर नहीं खाते हैं। मगर अब बर्लिन के एक चिड़ियाघर में एक हथनी मौजूद है जिसकी वीडियो बड़ी वायरल हुई है और इस हथनी ने केले को छीलना सीख लिया है। इस वायरल वीडियो में हथनी को बहुत ही महारत के साथ अपनी सूंड के जरिए केला छील कर खाते हुए देखा जा सकता है कि किस तरीके से वो केला छीलती है फिर खाती है। अच्छा, इस हथनी का नाम भी पिंक पॉ बताया जा रहा है और इसे बगैर छिलके के केला खाना बहुत पसंद है। दिलचस्प बात यह है नाज़रीन कि इस हथनी को केले का छिलका उतारना सिखाने के लिए बाकायदा कोई तरबियत नहीं दी गई, किसी ने नहीं सिखाया, बल्कि इसने बर्लिन के चिड़ियाघर के अमले और वहाँ जो आने वाले विजिटर्स थे, जो लोग थे, उनको देखकर ही ये अमल करना सीखा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये हथनी केलों की मुख्तलिफ इक़साम की पहचान भी कर लेती है और हर तरह का केला नहीं खाती है, बल्कि सिर्फ जो मुकम्मल पके हुए सब्ज और पीले छिलके वाले केले होते हैं वही खाना पसंद करती है। बड़ी चूजी हथनी है जनाब। इससे जाहिर ही होता है कि हाथियों में भी इंसानों की तरह मुश्किल काम सीखने और चीज़ों का मुशाहिदा करने की गैर मामूली सलाहियत पाई जाती है। तो ये बड़ी जनाब वीडियो वायरल हुई ऑन सोशल मीडिया इस हथनी की। अच्छा, वैसे बंदरों को भी केले बड़े पसंद होते हैं, उनका फेवरेट फ्रूट है ये और उनमें भी सीखने की जो सलाहियत का अमल है वो बड़ा ज़बरदस्त पाया जाता है। लेकिन हथनी के हवाले से हमने पहली बार देखा है कि वो छिलका उतारे या उसकी भी चॉइसेस देखे ना आ रही हैं। बहरहाल ये तो वीडियो हुई इंटरनेट पे खासी वायरल। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हो रहा है, आपसे कल करेंगे मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।